जय हिंद दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 2026 की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 चल रहा है, जिसका कि आज सेट नंबर 12 है। सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। तो इसको दोस्तों, इस सेट को बढ़िया से देखिएगा। और इस बार दोस्तों सिलेक्शन लेना है। इस बार दोस्तों सिलेक्शन हर हाल में लेना है। आप जो सपने देखें दोस्तों, उस सपनों को पूरा हम जरूर करेंगे। इसलिए आप मेरे साथ मेरे चैनल से जरूर जुड़े। और इस बार देखिए, आप मेरे साथ जुड़िए तो सही। देखिए इस बार रिजल्ट आपको होकर रहेगा, होकर रहेगा तो होकर रहेगा। ठीक है। कहते हैं दोस्तों, ना किसी की बराबरी करना है, ना किसी से आगे जाना है। ना किसी के बराबरी करना है, ना किसी से आगे जाना है। बस कुछ सपने देखे हैं, उन सपनों को हकीकत में बदलना है। तो आपका सपना क्या है दोस्तों? बीएसएससी सीजीएल 4। इस सीजीएल 4 को सपना आपको जरूर हम साकार करेंगे। आप बस एक बार मेरे चैनल से जुड़िए, ठीक है। और जिनको लगता है दोस्तों केवल केवल सीजीएल के लिए है, तो नहीं, जिनका इंटर लेवल का एग्जाम है वो भी आप इसको देख सकते हैं। और उसके लिए जो है बहुत ही फायदा करेगा। तो आप जरूर देखें, जिनका सीजीएल हो चाहे इंटर लेवल हो, ठीक है, दोनों देखिएगा। टोटल इसमें 150 क्वेश्चन का सोल्यूशन है दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो है कम से कम 110 नंबर का टारगेट है, कम से कम 110 प्लस लाना है। जिनका भी नंबर 100 से लेकर के 110 प्लस आ रहा है दोस्तों, कम से कम कमेंट में अपना नंबर जरूर टाइप करें, कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। इस सेट में दोस्तों पहले हम लोग जीके की ओर चलेंगे। जब जीके समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो है मैथ रीजनिंग की ओर चलेंगे। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, इसमें जो है जीके स्टार्ट हो रहा है 6 नंबर से। तो आइए दोस्तों चलते हैं सेट नंबर 12 की ओर। मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इलिंगिस्टन आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा सही तथ्य है, बताइएगा। कहता है इसका गठन 1912 में हुआ था। ये बिल्कुल सही है। इसका गठन 1922 में हुआ था, गलत है दोस्तों। कब हुआ था? 1912 में। इसका गठन लोक सेवाओं के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। ये भी सत्य है। इसका गठन प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। ये जो है ये गलत है दोस्तों। इसका संबंध प्राथमिक शिक्षा से नहीं होकर के सिविल सेवा से था, ठीक है। उच्च सिविल सेवा से संबंधित था, उच्च सिविल सेवा से संबंधित था। तो ये 4 नंबर गलत हुआ, 2 नंबर गलत हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 और 3, अतः ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 की ओर। निम्न में से कौन कार्य वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में कौन हुआ था दोस्तों? देखिएगा। अच्छा, लॉर्ड कर्जन का जो शासन काल है दोस्तों, 1899 से लेकर के 1905 तक चला था। 1905 तक चला था, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं कथा कौन सा विकल्प जो है सही है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, ठीक है। 1905 में कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ये तो काज हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में आया था। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट, इसका स्थापना जो है 1904 में हुआ था। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, 1899 से 5 के बीच सभी के सभी आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 8 की ओर। किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटाकॉफ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चार्ल्स मेटाकॉफ गवर्नर के रूप में जो है 1835 से लेकर के 1836 तक रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों इसी के संबंध में। बताइएगा, भारत में समाचार पत्र का जनक कौन है? भारत में समाचार पत्र का जनक, भारत में समाचार पत्र का जनक कौन है दोस्तों? एक और बताइएगा, भारतीय समाचार पत्र, भारतीय समाचार पत्र का जनक एक और बताइएगा दोस्तों। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार, भारतीय पत्रकारिता, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार, बताइएगा तीनों आंसर क्या होगा। तो भारत में समाचार पत्र के जनक जेम्स ए हिक्की को मानते हैं, जेम्स ए हिक्की को मानते हैं, ठीक है। और भारतीय समाचार पत्र के जनक के रूप में जो है राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है। और भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार के रूप में क्रिस्टोफर पाल को जानते हैं, क्रिस्टोफर पाल, क्रिस्टोफर पाल को जानते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों। भारत में समाचार पत्र का जनक जेम्स हिक्की, भारतीय समाचार पत्र का जनक राजा राम मोहन राय,
और भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोफर पाल। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 9 की ओर। आप पीडीएफ को एक बार देख लीजिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। पीडीएफ हम भेज देते हैं दोस्तों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। कहता पीर अली को पटना में अंग्रेज द्वारा सार्वजनिक स्थान पर फांसी कब दी गई थी? तो पीर अली को पटना में जो फांसी है 7 जुलाई 1857 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 जुलाई 1857 को। पीर अली के विद्रोह के क्रम में पटना में अफीम व्यापार का ब्रिटिश एजेंट लायल मारा गया था, ठीक है। इसी के विरुद्ध में जो है पीर अली और उसके सहयोगी जो अंग्रेजी सेना के द्वारा जो है इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। किसको? एक पीर अली और उसको एक सहयोगी के, और गिरफ्तार करके जो है 7 जुलाई 1857 को फांसी दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10। मुस्लिम लीग के स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन था? राइट आंसर होगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासन काल जो है 1905 से लेकर के 1910 था दोस्तों, ठीक है। 1905 से लेकर के 1910 था। लॉर्ड मिंटो के शासन काल में ही बहुत सारा कार्य हुआ, जैसे में मुस्लिम लीग की स्थापना जो कि 1906 में हुआ था। 1906 में हुआ था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था मुस्लिम लीग की स्थापना। इसी के शासन काल में जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? 1907 में हुआ था। और सूरत अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि नरम दल और गरम दल दोनों जो है अलग हो गए थे, ठीक है। और इसी के शासन काल में जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 से 1911 तक चला था, ठीक है। इसी के शासनकाल में समाचार पत्र अधिनियम 1908 जो है पारित हुआ था। समाचार पत्र अधिनियम 1908 में। और इसी के शासनकाल में जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 बना था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो इतना कार्य जो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। ये सभी याद रखिएगा। अगर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल जो है 1910 से लेकर के 1916 तक था, ठीक है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके शासनकाल में भी बहुत सारा कार्य हुआ, जैसे में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। कब रद्द हुआ था? 1911 में हुआ था रद्द, ठीक है। और भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। कोलकाता से दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ था कब? 1912 में हुआ था भारत की राजधानी। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों 1914 में, ठीक है। और बीएचयू की स्थापना हुआ था। बीएचयू, बीएचयू जानते होंगे आप लोग, है ना। बीएचयू का स्थापना हुआ था 1916 में। तो ये सभी कार्य जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 11 की ओर। 11 में क्या कह रहा है? पुरुष पुरुष सूक्त का उल्लेख निम्नलिखित में किस वेद में किया गया है? पुरुष सूक्त का उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हम ऋग्वेद की बात करते हैं दोस्तों, तो ऋग्वेद में जो है कुल मंडल, मंडल की संख्या 10 है, ठीक है। और अगर सूक्त की बात करते हैं दोस्तों, तो सूक्ति कितना है? 1028 सूक्ति है। और ऋचाएं की बात करते हैं तो ऋचाएं हो जाएगा 10,462 ऋचाएं हैं। तो ये तीनों जो है याद रखिएगा, ठीक है। इसमें दिया दोस्तों पुरुष सूक्त। तब ये जो पुरुष सूक्त है दोस्तों सृष्टि के प्रक्रिया के प्रतिपादन है पुरुष सूक्त, ठीक है। अगर हम अथर्ववेद की बात करते हैं दोस्तों, अथर्ववेद की बात करते हैं, तो इसमें जो है टोटल 731 सूक्त है। टोटल 731 सूक्त है। 20 अध्याय है, 20 अध्याय है। और 6000 मंत्र इसमें है। किसमें? अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 12 की ओर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समता और कानून के समानता, कानून का समान संरक्षण की गारंटी देता है? तो कानून के समान संरक्षण की गारंटी जो है अनुच्छेद 14 देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 14 कानून के समझ गारंटी देता है। अच्छा, अनुच्छेद 12 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है राज्य की परिभाषा दिया गया है। राज्य की परिभाषा दिया गया अनुच्छेद 12 में, ठीक है। अनुच्छेद 14 तो हो गया दोस्तों। अनुच्छेद अगर हम 15 की बात करते हैं दोस्तों, तो 15 में क्या है? धर्म जाति लिंग के आधार पर जो है भेदभाव का निषेध किया गया है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता, ठीक है। अनुच्छेद 17 मालूम होगा दोस्तों, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया हुआ है। अनुच्छेद 18 में क्या है दोस्तों बताइएगा? अनुच्छेद 18 में हो जाएगा उपाधि का उन्मूलन, उपाधि का उन्मूलन, उन्मूलन। और अनुच्छेद 18 के तहत ही भारत रत्न जो है दिया जाता है।
अनुच्छेद 19 की बात करते हैं दोस्तों, तो 19 में क्या है, प्रेस की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी के बारे में दिया गया है, बोलने की आज़ादी है ना, स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण, ये सभी जो है 19 में दिया गया है। अनुच्छेद 20 में अगर कहते हैं दोस्तों, तो 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 13 की ओर, निम्नलिखित में कौन सा थार मरुस्थल का एक प्रमुख लक्षण है? तो थार मरुस्थल का एक प्रमुख लक्षण के रूप में क्या है दोस्तों, बालू के टिब्बे, बालू के टिब्बे, ठीक है। अच्छा, हम लोग थार मरुस्थल की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, हम लोग थार मरुस्थल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है अरावली, मतलब यह मरुस्थल जो है अरावली के उत्तर पश्चिम में, ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों, अरावली, अरावली के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है थार मरुस्थल, ठीक है। और यहाँ के जीवन रेखा जो है, यहाँ के जीवन रेखा कहने का मतलब थार मरुस्थल के जीवन रेखा जो है लूनी नदी कहते हैं, लूनी नदी को कहते हैं, ठीक है। और यह नदी जो है कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाता है, ठीक है। इसका जो है अधिकांश भाग राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा, गुजरात, ये सभी में फैला हुआ, कहाँ कहाँ है, राजस्थान। चलिए आपको एक इसका मैप दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों आपको हम एक मैप दिखाते हैं। सॉरी, ये मैप नहीं था दोस्तों, मैप मैप कहाँ गया, देखिए, देखिए आपको हम मैप दिखा रहे हैं दोस्तों, ये आपको दिख रहा है दोस्तों, ये आपका हो गया थार मरुस्थल जो दिख रहा है ना, ये आपका हो गया दोस्तों थार मरुस्थल, ठीक है। ये सभी क्या है, थार मरुस्थल के अंदर आता है। देख रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं उत्तर में जो है, उत्तर में क्या है, अरावली है दोस्तों, उत्तर पश्चिम में जो है अरावली है, दिख रहा है ना, उत्तर पश्चिम में ये सभी क्या है, अरावली है। यहाँ पर देखिए बीच में चल रहा है दोस्तों, क्या है, लूनी नदी है, ठीक है, जो कि राजस्थान के जीवन रेखा के रूप में जाती है, ठीक है। और यह जो है कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक उद्यान भी है दोस्तों, कौन सा उद्यान है, यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, कौन सा उद्यान है, तो मरु उद्यान है, क्या है, मरु उद्यान, मरु उद्यान है। तो ये सभी याद रखिएगा, मैप के थ्रू याद करने में बेहतर होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं दोस्तों, ठीक है। 14 में देखिएगा, भारत का कौन सा पठार जो है अपने समृद्ध स्वर्ण भंडार के लिए जाना जाता है, बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन पठार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्कन पठार। अगर हम छोटा नागपुर पठार की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे जो है औद्योगिक भारत का हृदय कहते हैं, औद्योगिक भारत का हृदय, भारत का हृदय कहते हैं। अगर लिखने में थोड़ा सा मिसप्रिंट कभी हुआ दोस्तों तो माफ कीजिएगा, ठीक है, हो जाता है। तो इसे छोटानागपुर के पठार को औद्योगिक भारत के हृदय भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम जो है मालवा के पठार की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, मालवा के पठार की बात करते हैं, तो इसका जो रचना हुआ है मध्य प्रदेश में बेसाल चट्टान से हुआ है, ठीक है, बेसाल चट्टान से मालवा के पठार का रचना हुआ है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 15 की ओर, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा जो है पूर्वी खासी क्षेत्र में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्वी खासी क्षेत्र में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होता है। अच्छा, ये जो है भारत में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होता है दोस्तों, तो भारत में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा जो होता है मासीनराम, मासीनराम जो कि मेघालय में पड़ता है, ठीक है। और यह जो है खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। और यहाँ का वार्षिक वर्षा जो है 1187 सेंटीमीटर है, जो कि भारत में नहीं विश्व में सबसे अधिक वर्षा पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। और भारत का औसत वार्षिक वर्षा कितना है दोस्तों, भारत का जो है औसत वार्षिक वर्षा मात्र 118 से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। और सबसे कम वार्षिक वर्षा, सबसे कम कहाँ है दोस्तों, तो लद्दाख में है। लद्दाख में कितना है दोस्तों, मात्र जो है 9 से 10% यानी 9.2% मात्र वर्षा होता है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ऐसा बात नहीं है कि सबसे अधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होता है, तो मासीनराम, सबसे कम कहाँ होता है, लद्दाख में होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, और वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो आपसे निवेदन है कि एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, एक लाइक तो होना ही होना है। और इस बार दोस्तों देखिए रिजल्ट आपको तो देना ही है, ठीक है, हर हाल में देना है आपको, हम इस बार रिजल्ट दिला के रहेंगे। सचिवालय सहायक में एक पोस्ट आपको मिलकर रहेगा, ठीक है। कहता है दोस्तों, ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं, ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने का सोच रखते हैं। तो आइए हम लोग मिलकर जो है बदलाव लाते हैं, बदलते नहीं बदलाव लाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, देखिएगा कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति कर रही तो कहता है उसका वेग निरंतर बदलता रहता है, बिल्कुल सही है। उसका चाल नियत रहता है, ये भी सही है। उस पर किया गया कार्य शून्य होता है, ये भी सही। अब देखिएगा दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में। अच्छा, वेग कहते किसको है दोस्तों, वेग जो है, वेग किसको कहते हैं, पहले तो वेग जो है एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि का मतलब क्या है दोस्तों, इसमें दिशा भी है, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये जो वेग में होता है क्या दोस्तों, समय के साथ दिशा में परिवर्तन होता है। समय के साथ दिशा में क्या होता है, समय के साथ दिशा में परिवर्तन होता है। तो आप देख रहे हैं जब वृत्तीय गति में हुएगा तो हर सेकेंड हर क्षण जो है उसका दिशा में कभी पूरब कभी पश्चिम कभी उत्तर कभी दक्षिण इस तरह से होते रहेगा, यानी दिशा में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो निरंतर हमेशा बदलते रहेगा। तो ठीक है, चाल जो हमेशा समान रहेगा। अगर 5 का स्पीड देंगे 10 का स्पीड देंगे, जो स्पीड देंगे अपना उस स्पीड से चलते रहेगा। तो ये तो ठीक है दोस्तों। कहता उस पर किया गया कार्य जो है शून्य होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहता एक समान वृत्तीय गति में किसी वस्तु पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल जो होता है हमेशा उसकी गति के लंबवत होता है। ठीक है, अभी क्या बोले, एक समान वृत्तीय गति में किसी वस्तु पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल हमेशा जो है उसकी गति के लंबवत होता है। यानी कहने का मतलब जो है थीटा का मान जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं दोस्तों डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू मतलब वर्क, डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा होता है दोस्तों, एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा का मान जैसे 90 धरते हैं तो कॉस 90 धरेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो कॉस 90 का अर्थ क्या हुआ, जीरो। कॉस 90 का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जीरो। तो जीरो गुनो समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब एक कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गए बात को, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और कितना नंबर आ रहा है दोस्तों आप लोग को, कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कितना नंबर आ रहा है उससे एक अनुमान भी चले कि हाँ इतना नंबर आप लोग को आ रहा है, किस सब्जेक्ट में अच्छा लग रहा है किस सब्जेक्ट में खराब लग रहा है। ठीक है, तो आप बताइएगा जरूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, न्यूटन के गति के नियम का अनुप्रयोग पर विचार करना है। कहता है बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना, ये तो सही है दोस्तों। कहता है क्रिकेट खिलाड़ी के कैच पकड़ते समय हाथ पीछे खींचना और यह क्रमशः जो है, कहता है ये दोनों जो है क्रमशः किस नियम का उदाहरण है। कहता है ये जो है तृतीय नियम, ये जो है यानी एक मतलब ये मतलब कथन है। ठीक है, कथन ए जो है तृतीय नियम पर और कथन बी जो है द्वितीय नियम पर। ये तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, क्योंकि जो है बंदूक का जब गोली आगे की ओर चलेगा तो झटका पीछे की ओर मारता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हर एक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ये तो ठीक है। अब कहता है कैच पकड़ते समय हाथ के पीछे खींचना, ठीक है, ये भी जो है द्वितीय नियम पर आधारित है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर जो ए इज राइट आंसर। अच्छा, आप जानते हैं दोस्तों कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से जो है बल का बल का परिभाषा मिलता है, बल का परिभाषा मिलता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जड़त्व का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, और न्यूटन के सेकेंड लॉ से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, और न्यूटन के थर्ड लॉ जो है दोस्तों ये संवेग संरक्षण पर आधारित है, संवेग संरक्षण पर जो है आधारित है। जैसे में आप देखेंगे रॉकेट है दोस्तों, रॉकेट में जो मतलब आपको जो पूछता है क्वेश्चन कि रॉकेट जो गति करता है किस पर करता है, ठीक है, तो संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर ही करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 28 की ओर। प्रकाश का व्यतिकरण का प्रमाण मिलता है, तो प्रकाश का व्यतिकरण का प्रमाण जो है साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देने से, साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई देने से यह जो व्यतिकरण के प्रमाण देता है। अतः तारे का टिमटिमाना जो है वायुमंडलीय अपवर्तन है, वायुमंडलीय अपवर्तन है तारे का टिमटिमाना। ठीक है, आकाश के रंग नीला दिखना, आकाश के रंग नीला दिखना परिकिरणन के कारण होता है, परिकिरणन के कारण। ठीक है, परिकिरणन के कारण। रेगिस्तान में मारीचिका एक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखता है। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यतिकरण साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। क्वेश्चन नंबर 29, टेट्राक्लोरोमीथेन का उपयोग मुख्यतः किस में होता है। टेट्राक्लोरोमीथेन का उपयोग मुख्यतः जो है प्रशीतक और एरोसोल नोदक के रूप में होता है, प्रशीतक और एरोसोल नोदक के रूप में होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो है टेट्राक्लोरोमीथेन जो है दोस्तों, टेट्राक्लोरोमीथेन इसी को कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, जिसे CCl4 के नाम से जानते हैं। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर इसी को जो है पायरीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरीन के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़े आगे 30 की ओर। मिलान करना है दोस्तों, देखिएगा मिलान कीजिएगा। कहता है प्रतिचुंबकीय, ये जो प्रतिचुंबकीय में क्या आएगा, प्रतिचुंबकीय में आ जाएगा दोस्तों पानी, तांबा और बिस्मथ, पानी, तांबा और बिस्मथ। अनुचुंबकीय, तो अनुचुंबकीय में क्या आएगा दोस्तों, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, प्लेटिनम और ऑक्सीजन। लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय में क्या आएगा, लोहा और कोबाल्ट आएगा, लोहा और कोबाल्ट जो है लौह चुंबकीय में आएगा, लोहा, कोबाल्ट और निकेल भी आता है दोस्तों। तो इस तरह से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 36 की ओर चलते हैं। भारत का मानक यमोत्तर क्या है,
बताइएगा। तो भारत के मानक एवं उत्तर जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसी के जो है भारतीय मानक समय रेखा भी कहते हैं। भारतीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। ये जो भारतीय मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्य से गुजरता है। ठीक है, ये 5 राज्य कौन है दोस्तों? यूपी हो जाएगा, यूपी, एमपी, उड़ीसा, यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और एक है दोस्तों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो ये जो है 5 राज्य से होकर से गुजरता है, यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जो भारतीय मानक समय रेखा जो है ग्रीनविच समय रेखा से 5.5 घंटा आगे चलता है, 5.5 घंटा आगे चलता है, यानी प्लस चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 37 की ओर। गुप्त काल में प्रचलित किस धातु के सिक्कों के रूपक के नाम से जाना जाता था? तो रूपक के नाम से किसको कहते थे दोस्तों? तो चांदी के सिक्का, चांदी के सिक्का को रूपक कहते थे। ठीक है, चांदी के सिक्के का सर्वप्रथम जो है, चांदी के सिक्के को सर्वप्रथम जारी किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जारी किया गया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो है जारी किया गया था। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज पूछता है दोस्तों सोने के सिक्के के बारे में कि सबसे अधिक सोने का सिक्के, सबसे अधिक सोने का सिक्के किसने जारी किया था? तो सबसे अधिक पूछे, अगर सर्वाधिक पूछे, ठीक है, सर्वाधिक सोने का सिक्के तो गुप्तों ने जारी किया था। ठीक है, गुप्त शासक ने जारी किया था। लेकिन अगर पूछे सर्वप्रथम सोने का सिक्के, ठीक है, सर्वप्रथम सोने का सिक्के, एक सेकंड दोस्तों, सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम सोने का सिक्के तो इसमें जारी किया था हिंद यवन ने, हिंद यवन के द्वारा जो है जारी किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिए कि सर्वाधिक सोने का सिक्के तो गुप्त शासक ने और सर्वप्रथम सोने का सिक्के तो हिंद यवन ने जारी किया था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, और ये आप जानते हो कि जो सोने का सिक्का जो है, सोना का सिक्का जो है गुप्त काल में दिनार के नाम से जाने जाते थे, दिनार के नाम से। ठीक है, एक दिनार यानी एक सोने का सिक्का बराबर होता था 144 ग्रेन, 144 ग्रेन। क्वेश्चन नंबर 38, 1920 में किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने पश्चिमी गोदावरी में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया था? राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका प्रारंभ जो है 1 अगस्त 1920 से हुआ था, 1920 से हुआ था और 1922 में इसको समाप्त कर दिया गया था। क्यों? चोरी चोरा घटना हुआ था दोस्तों 1922 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अगर असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, इसका गठन जो है 1942 में हुआ था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को जो है इसका प्रस्ताव पारित किया गया था, प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी जी सहित जो है सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें महात्मा गांधी जी को जो है बंद कर दिया गया था आगा खां पैलेस पुणे में, आगा खां पैलेस पुणे में जो है इसको बंद कर दिया गया था। तथा ये क्या कहता है दोस्तों, भारी दिक्कत है कि यार क्या हम कर। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। 1920 में किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने पश्चिमी गोदावरी में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया था? तो पश्चिमी गोदावरी में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान असहयोग आंदोलन के दौरान किया था। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1920 से लेकर के 1922 तक चला था। 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था, इसीलिए महात्मा गांधी जी ने समाप्त कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, इसका प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को तथा 9 अगस्त 1942 को जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है सभी नेताओं को, महात्मा गांधी सहित सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, जिसमें महात्मा गांधी जी को आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को ये जो हजारीबाग सेंट्रल जेल है उसमें रखा गया था। अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शुरुआत 1930 में हुआ था। ठीक है, और ये जो गदर पार्टी की बात करते हैं, गदर आंदोलन की बात करते हैं, तो इसका शुरुआत 1913 में क्या था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य जो है यूएसएसआर यानी रूस के संविधान से लिया गया है।
अच्छा, मौलिक कर्तव्य की बात करें दोस्तों, टोटल जो है मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, और एक मौलिक कर्तव्य को दोस्तों 86वें संविधान संशोधन यानी 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर यूएसए की बात करते हैं दोस्तों, तो यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, उपराष्ट्रपति के पद लिया गया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ये सभी जो है अमेरिका से लिया गया है। अगर हम जर्मनी की बात करते हैं दोस्तों, तो जर्मनी के संविधान से जो है आपातकालीन प्रावधान, ठीक है, या फिर कह सकते हैं मौलिक अधिकार के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान, ये सभी जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, 40 की ओर चलते हैं। भारत का कौन सा स्थान पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारों का जंक्शन है? तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारों का जंक्शन के रूप में झांसी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और यह गलियारा की लंबाई यानी इसका लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, तो लगभग जो है 7300 किलोमीटर है, 7300 किलोमीटर इसका लंबाई है। एक क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों कि भारत में राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं? भारत में राजमार्गों का चौराहा, राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं बताइएगा दोस्तों? चौराहा किसे कहते हैं? तो कहते हैं कानपुर को कहते हैं। कानपुर के भारत में राजमार्गों का चौराहा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 की ओर। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ की पवित्र यात्रा, जिससे लोकप्रिय रूप से रथ यात्रा के रूप में जाना जाता है, किस हिंदू महीने में शुरू होती है बताइएगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आषाढ़ में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, डिस्कस थ्रो में पुरुषों के डिस्कस का वजन होता है। तो डिस्कस थ्रो में पुरुषों के डिस्कस का वजन जो होता है दोस्तों 2 केजी का होता है, पुरुष का 2 केजी। अगर महिला की बात करते हैं दोस्तों, तो महिला का डिस्कस थ्रो का जो वजन होता है मात्र 1 केजी का होता है। 2 केजी मतलब कितना होता है दोस्तों? 2 केजी मतलब होता है 4.4 पाउंड, ठीक है, और 1 केजी मतलब 2.2 पाउंड होता है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने जो है मौर्य, इसका शासनकाल जो है 322 ईस्वी पूर्व से लेकर के 297 ईस्वी पूर्व तक चला था। ठीक है, इन्होंने जो है घनानंद को हरा करके, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। किसकी मदद से? तो चाणक्य की मदद से, चाणक्य की मदद से। इनका एक पुस्तक है दोस्तों जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य है। इसमें एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इन्होंने जो है अंतिम जो है मतलब अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो सरबन बेलगोला कर्नाटक में, सरबन बेलगोला कर्नाटक में जो है अंतिम समय बिताया था, और यही जो है रह करके जो है संथरा विधि के द्वारा अपना जो है समाधि ले लिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों जैन धर्म के अनुयायी थे, आप जानते होंगे जैन धर्म के अनुयायी थे, और इन्होंने जो है 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? बिंदुसार, जो कि दिया हुआ है, ठीक है, बिंदुसार उत्तराधिकारी था, और बिंदुसार का उत्तराधिकारी हो जाएगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 44, प्रसिद्ध रॉबर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रॉबर्स कप का संबंध फुटबॉल से है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बताइएगा दोस्तों भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है? तो डुरंड कप। कौन सा है दोस्तों? डुरंड कप जो है भारत के सबसे पुराना फुटबॉल कप है। इसका शुरुआत जो है 1888 में हुआ था। आइए कुछ जो है खेल का नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे में फुटबॉल से संबंधित। तो फुटबॉल से संबंधित कौन कौन सा है देखते हैं। एक तो हो गया डुरंड कप दोस्तों, और रॉबर्ट्स कप भी हो गया, ठीक है, मुखर्जी कप और मार्डेका कप, ये सभी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। अगर हम टेनिस की बात करते हैं दोस्तों, तो टेनिस से संबंधित हो जाएगा डेविस कप, डेविस कप, ठीक है, विलम्बडन, विंबलडन, ठीक है, ये सभी का संबंध किससे है? टेनिस से है। अगर हम बैडमिंटन की बात करते हैं दोस्तों, तो नारंग कप हो जाएगा, नारंग कप, चड्डा कप, ठीक है, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, अमृत दीवान कप, तो इसका संबंध किससे है दोस्तों? बैडमिंटन से। अगर हम गोल्फ की बात करते हैं, तो गोल्फ में क्या हो जाएगा? बाकर कप और सर्किट कप, ठीक है, सर्किट कप, और एक है दोस्तों राइडर कप। तो इन सभी का संबंध किससे है? गोल्फ से। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 45 की ओर। निम्नलिखित में किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे अधिक है बताइएगा? तो सबसे अधिक जो है
बृहस्पति ग्रह के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बृहस्पति जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में मात्र 9 घंटा, ठीक है, 9 घंटा 56 मिनट लगाता है, ठीक है। बृहस्पति जो है एक चक्कर पूरा करने में अपनी धुरी पर 9 घंटा 56 मिनट लगाता है, जबकि यह सूर्य की परिक्रमा करने में, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने में 11.86 वर्ष लगाता है, यानी लगभग 12 वर्ष के बराबर सूर्य की परिक्रमा करने में लगाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। और बृहस्पति का एक सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड, आप जानते होंगे, गैनीमेड है। और यह जो है सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति के पास जो है टोटल 95 उपग्रह है, और यह रिपोर्ट जो है नासा का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। पचपन नहीं दोस्तों, 56 की ओर है। कहता है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी और उसमें बहने वाली धारा आई समानुपाती होती है, बरसते किसमें होता है? तो चालक के तापमान और भौतिक अवस्था नियत रहे। और इसको जो है कहते हैं ओम का नियम। क्या कहते हैं दोस्तों? ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। ओम का नियम क्या है दोस्तों? ओम का नियम, इसका फार्मूला क्या है? V बराबर आई आर, ठीक है, V बराबर क्या होता है? आई आर। अगर इसका ठेठ भाषा या फिर हिंदी भाषा में समझे दोस्तों तो कहता है कि अगर किसी तार में वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, लेकिन अगर जो प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी तार में अगर वोल्टेज को बढ़ाते हैं, अगर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो फिक्स है कि करंट यानी आई जो है बढ़ेगा, लेकिन अगर जो है प्रतिरोध को घटाते हैं, प्रतिरोध मतलब क्या होता है? रोकना, तो अगर रोकेंगे तो क्या होगा? करंट कम जाएगा, है कि नहीं? ये तो सिंपल लैंग्वेज में यही होता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा तरंग निर्वात में गमन कर सकती है? तो निर्वात में गमन करने के लिए प्रकाश तरंग हो जाएगा, और एक्सरे तरंग, रेडियो तरंग, ठीक है, यानी 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि जो है कभी भी निर्वात में गमन नहीं करता है, क्योंकि इसको आगे बढ़ने के लिए जो है एक माध्यम की आवश्यकता होता है। और ध्वनि क्या है दोस्तों? एक अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश क्या है दोस्तों? अनुप्रस्थ तरंग है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 58 की ओर। लेजर किरण पुंज अत्यधिक तीव्र होता है क्योंकि लेजर किरण पुंज जो है अत्यधिक तीव्र होता है। क्यों तीव्र होता है? क्योंकि जो है यह कलाबद्ध संबंध है। यह क्या है? कलाबद्ध संबंध है। हम लोग लेजर की बात करें दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का फुल फॉर्म है। लेजर जो है एक वर्णीय होता है, एक वर्णीय होता है, ठीक है। लेजर क्या होता है? एक वर्णीय होता है, यानी जो है केवल एक ही तरंग दैर्ध्य होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 59 की ओर। आरबीसी को आसूत जल में रखने पर क्या होगा? आरबीसी को आसूत जल में रखने पर क्या होगा? तो फूल करके जो है फट जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अच्छा, आरबीसी की बात करते हैं दोस्तों तो इसे क्या कहते हैं? इरिथ्रियोसाइट के नाम से जानते हैं। और इसका जीवन काल जो है 20 से लगभग जो है 120 दिन तक होता है, 20 से 120 दिन तक होता है। इसका कार्य क्या है दोस्तों? इसका कार्य क्या? ऑक्सीजन का परिवहन करना, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 60 की ओर। बीजों के अंकुरित होने के लिए मिट्टी की गहराई में क्यों नहीं दबाना चाहिए? क्योंकि जो है उसे श्वसन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बीज को अंकुरन के लिए दोस्तों 3 मुख्य विशेषता है, कौन कौन है? एक तो नमी चाहिए, ठीक है, बीज को अंकुरन होने के लिए नमी चाहिए। उसके बाद उचित तापमान चाहिए, उचित तापमान चाहिए। तीसरा में दोस्तों ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीज जो है अंकुरित होने के लिए मुख्य होता है। तो अगर दबा देंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सड़ जाएगा, मतलब उग नहीं पाएगा, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 66। 1917 के रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? तो 1917 के रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट निकोलस द्वितीय था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकोलस द्वितीय। रूस के शासक को रूस के शासक को क्या कहते हैं दोस्तों? तो रूस के शासक को जो है जार कहते हैं, रूस के शासक को जार कहते हैं। और रूस में जार शाही व्यवस्था का समाप्त जो है मार्च 1917 में हुआ था, ठीक है। और ये जो खत्म करने वाला कौन था दोस्तों? बताइएगा। तो खत्म करने वाला था जार निकोलस द्वितीय, ठीक है, जार निकोलस द्वितीय ने इसको जो है खत्म किया था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। और इसका एक नारा भी है दोस्तों, निकोलस द्वितीय का क्या नारा था? कि एक जार, एक चर्च, एक रूस, ये नारा दिया था निकोलस द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 67 की ओर। बिहार में कौन सा सांस्कृतिक आयोजन
गजेंद्र मोक्ष के कथा से जुड़ा है, गजेंद्र मोक्ष की कथा से जुड़ा है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सोनपुर पशु मेला, ऑप्शन नंबर सी, सोनपुर पशु मेला। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 68। मोपला विद्रोहियों का नेता था, तो मोपला विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? अली मुसलियार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अली मुसलियार। मोपला विद्रोह की बात करें दोस्तों तो यह जो है 1921 में हुआ था, 1921 में इसका नेता था अली मुसलियार। खासकर यह विद्रोह जो है ऊंचे कर और जमींदारों द्वारा शोषण करने के विरुद्ध में किया गया था। और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो केरल में। याद रखिएगा मुपला विद्रोह जो है केरल में 1921 में हुआ था। कुछ अन्य विद्रोह की बात करें जैसे में ताना विद्रोह, ठीक है, ताना विद्रोह, इसका नेता था जतरा भगत, जतरा भगत। और यह विद्रोह जो है 1914 में हुआ था। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? मुंडा विद्रोह जो हुआ था 1899 से लेकर के 1900 में हुआ था और इसका नेता था बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, ठीक है। रंगपुर विद्रोह, ठीक है, रंगपुर विद्रोह, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? 1783 में हुआ था और इसका नेता था धीरज नारायण, ठीक है। एक है दोस्तों भील विद्रोह, भील विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1818 से 1831 के बीच में हुआ था और इसका नेता था काजी सिंह और भीमा नायक। एक सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह हुआ था गोमधर कुंवर का इसका जो मुख्य नेता थे और 1821 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 69 की ओर। मिलान करना है। अरुधंती राय के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किरण देसाई के द्वारा लिखा गया दोस्तों, बताइएगा। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स अरविंद अडिगा, द भाई टाइगर लिखा था और सलमान रश्दी जो है मिडनाइट चिल्ड्रेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 की ओर। भारत में लौटता हुआ मानसून किस महीने में सक्रिय होता है? तो लौटता हुआ मानसून जो है अक्टूबर महीने में सक्रिय होता है, ठीक है। उत्तर पूर्व मानसून को लौटता हुआ मानसून के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यह जो है अक्टूबर से दिसंबर में, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में सक्रिय होता है, ठीक है। और इसी के कारण यानी लौटता हुआ मानसून के कारण जो है तमिलनाडु में भारी वर्षा होता है, तमिलनाडु में जो है भारी वर्षा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 71 की ओर। मिलान करना है, मिलान कीजिएगा। कहता है भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो शपथ दिलाने काम करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 60 के तहत शपथ दिलाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है और अनुच्छेद 124 का 6 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 124 के 6 के तहत। राज्य विधानसभा के सदस्य को जो शपथ जो है, राज्य विधानसभा के सदस्य के शपथ जो मतलब राज्यपाल दिलाता है और राज्यपाल दिलाता है अनुच्छेद 188 के तहत, ठीक है। और लोकसभा के अध्यक्ष को उतना शपथ लेने की आवश्यकता स्पेशल नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे अन्य सदस्य जो शपथ लेता है ना और सही जो है शपथ लेता है, ठीक है। कहने का मतलब लोकसभा के अध्यक्ष अगर बन गया तो उसके लिए कोई स्पेशल इसके लिए शपथ समारोह नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है तो इसका शपथ जो है एक सामान्य सदस्य के रूप में ही अनुच्छेद 99 के तहत होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72। दक्षिण बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो दक्षिणी बिहार में सर्वाधिक जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी का लाल रंग जो होता है दोस्तों लौह ऑक्साइड के कारण, लौह ऑक्साइड जो है इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस ये सभी का जो है कमी होता है। क्या होता है दोस्तों? कमी होता है। अगर हम काली मिट्टी की बात करते हैं दोस्तों तो काली मिट्टी का जो काला रंग होता है टेटनीफेस, मैग्नेटाइट और ह्यूमस के कारण होता है। इसी को जो है रेगुर मिट्टी कहते हैं या फिर काली कपासी मिट्टी कहते हैं या फिर स्वयं जुताई वाली मिट्टी के रूप में जानते हैं काली मिट्टी को। क्वेश्चन नंबर बढ़े 73 की ओर। सतपुड़ा पहाड़ी किस राज्य में है? तो सतपुड़ा पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा हम मैप देखते हैं दोस्तों, ठीक है। मैप थोड़ा देखिएगा, आपको मैप दिखाते हैं सतपुड़ा पहाड़ी का। दिख रहा है दोस्तों आपको सतपुड़ा पहाड़ी? ठीक है, आशा करते हैं दिख रहा होगा। एक सेकेंड, देखिए दोस्तों ये हमारा आ गया सतपुड़ा पहाड़ी जो कि यहाँ पर देखिए दर्शा रहा, ये देखिए है ना। थोड़ा सा और इसको फैलाते हैं दोस्तों, आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये महाराष्ट्र हो गया, इधर ये इलाका देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको महाराष्ट्र हो गया। ऊपर थोड़ा सा भाग देखिए हल्का हल्का जो है कलर है ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इधर जो है छत्तीसगढ़ है। तो सतपुड़ा पहाड़ी जो दोस्तों है महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीन राज्यों में जो है फैला हुआ है। और इसके देखिएगा दोस्तों आपको दिखाते हैं, इसके ऊपर में जो है
इसके ऊपर में बहता है, देखिए इधर आपको दिखाते हैं हम, ये आपको सतपुड़ा हो गया दोस्तों। इसके ऊपर में बहता है नर्मदा नदी और इसके नीचे बहता है ताप्ती नदी, ठीक है। इन दोनों का जो है जल विभाजक का काम करता है सतपुड़ा पहाड़ी, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो 3 राज्य में है और नर्मदा और ताप्ती का जल विभाजक काम करता है दोस्तों, ठीक है। कौन कौन राज्य में है अभी दिखाए हैं, महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, एक सेकेंड। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो कहता है किस राज्य में है दोस्तों, तो बताइएगा। मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। अच्छा, इससे पहले कुछ अन्य पहाड़ी का नाम भी देखते हैं, जैसे में बटेश्वर पहाड़ी जो कि बिहार में स्थित है, शेषांचलम पहाड़ी, शेषांचलम, शेषांचलम पहाड़ी कहाँ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। सेबराय पहाड़ी, सेबराय पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है। पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। पावागढ़ पहाड़ी, पावागढ़ पहाड़ी ये कहाँ है दोस्तों, गुजरात में स्थित है, पावागढ़ पहाड़ी गुजरात में है। मिकिर पहाड़ी असम में है और अबोर पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर बढ़े 74 की ओर। चीन के किस वर्ष ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया था, चीन ने किस वर्ष ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया था, तो राइट आंसर होगा 1958 में शुरू किया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के संविधान के अनुच्छेद 269 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 269 का संबंध संघ द्वारा लगाए गए कर जो राज्य को सौंपे जाते हैं, इसका संबंध क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 269 से है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का स्थापना दोस्तों अनुच्छेद 124 के तहत होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, 86 की ओर चलते हैं। कहता है मनुष्य में निःश्वसन के दौरान डायफ्राम की क्या स्थिति होती है, तो निःश्वसन के दौरान डायफ्राम की स्थिति होती है दोस्तों, एक यह गुंबद के आकार का होता है, गुंबद के आकार का हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87, मलेरिया का वाहक और कारक कौन सा है, तो मलेरिया के वाहक जो है दोस्तों मादा एनाफिलीज है जो कि प्लाज्मोडियम का कारक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 88, यदि एक मटर के पौधे का जीनोटाइप लंबा है और उसे स्वपरागन कराया जाए तो अगली पीढ़ी में बौने पौधे का प्रतिशत क्या होगा, तो अगली पीढ़ी में बौने का प्रतिशत जो है 25% है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89, तने पर स्थित ट्राइकोम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वे बहुकोशिकीय होते हैं और शाखित हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90 की ओर। CH3COONA की उपस्थिति में CH3COOH का विलेयता खाली स्थान के कारण कम हो जाता है, तो किस कारण कम होता है बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा सम आयन प्रभाव के कारण जो है कम हो जाता है। अच्छा, CH3COONA इसको कहते हैं दोस्तों सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट कहते हैं, ठीक है। और CH3COOH इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कहते हैं, याद रखिएगा। एसिटिक एसिड का फार्मूला हो गया रासायनिक सूत्र CH3COOH। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 96, कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामले में फैसला दिया कि लोकसभा के भंग होने के बाद भी मंत्रिपरिषद पद समाप्त नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, UNR राव बनाम इंदिरा गांधी 1971, UNR राव बनाम इंदिरा गांधी 1971, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अशोक के शिलालेख में धम्म मुख्यतः किसको संदर्भित करता है, तो अशोक के शिलालेख में धम्म मुख्यतः जो है नैतिक कानून को संदर्भित करता है, नैतिक कानून को, ठीक है। अशोक के जो अभिलेख में जो है किस अभिलेख में धम्म नीति के व्याख्या किया गया, धम्म नीति के व्याख्या किया गया है, तो याद रखिएगा अभिलेख नंबर 11 में, अभिलेख नंबर 11 में धम्म नीति का व्याख्या किया गया है। इसी तरह का एक और है दोस्तों कि धम्म यात्रा का उल्लेख, धम्म यात्रा का उल्लेख किस किस शिलालेख में किया गया है, तो याद रखिएगा 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, निजीकरण 1991 के नई आर्थिक नीति का एक प्रमुख स्तंभ था, निम्नलिखित में कौन सा निजीकरण का एक रूप नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संप्रभु ऋण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 99, 1961 में प्रकाशित निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास अतिया हुसैन द्वारा लिखा गया था जिसमें एक संपत्ति परिवार पर विभाजन के प्रभाव को चित्रित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों द सन लाइट ऑन द ब्रोकन कॉलम, द सन लाइट ऑन द ब्रोकन कॉलम। अगर क्लियर लाइट ऑफ द डे की बात करें दोस्तों तो इसका लेखक कौन है बताइएगा? अनीता देसाई, अनीता देसाई, ठीक है। क्लियर लाइट ऑफ द डे। मिडनाइट चिल्ड्रेन बताइएगा दोस्तों? सलमान रश्दी, सलमान रश्दी है दोस्तों, ठीक है। आइस कैंडी मैन, आइस कैंडी मैन का लेखक है बॉप्सी सिंहबा, सिंघबा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 100 की ओर। अधीनस्थ न्यायपालिका में किस न्यायालय को दीवानी मामलों में असीमित आर्थिक अधिकारता प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा जिला न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी, जिला न्यायालय के न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 101, सर्वप्रथम न्यायिक सक्रियतावाद शब्द निम्नलिखित में किसने गढ़ा? तो सर्वप्रथम न्यायिक सक्रियतावाद शब्द जो है आर्थर असले सिंगर जूनियर के द्वारा गढ़ा गया था, आर्थर असले सिंगर जूनियर के द्वारा गढ़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 102, भारत में भुगतान संतुलन के गंभीर संकट को दूर करने हेतु 1991 में संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत की। किस वैश्विक संस्था ने भारत के 1991 के सुधार का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्थापना जो है दिसंबर 1945 में हुआ था तथा इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है जो कि अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 103 की ओर। भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का एक शहर कानपुर किस प्रकार के शहर का उदाहरण है? तो उत्तर प्रदेश का जो कानपुर है दोस्तों इसको औद्योगिक शहर के रूप में जाने जाते हैं। इसको जो चमड़ा शहर भी कह सकते हैं, चमड़ा शहर, चमड़ा शहर, क्योंकि यहाँ जो चमड़ा का जो है व्यवसाय जो है बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। और इसी को यानी कानपुर को ही कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। और यह जो है यानी कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर में आता है कानपुर। क्वेश्चन नंबर 104, इंपीरियल सर्विस स्कीम का उद्देश्य क्या था? तो इंपीरियल सर्विस स्कीम का उद्देश्य भुगतान रियासतों के द्वारा कहने मतलब ब्रिटिश रक्षा के लिए सेना को जुटाना जिसका भुगतान रियासतों के द्वारा किया जाता था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इंपीरियल सर्विस स्कीम का उद्देश्य ब्रिटिश रक्षा के लिए सेना को जुटाना और जिसका भुगतान रियासतों के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में कौन सा निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है? अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, ठीक है, समान नागरिक संहिता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में किया गया दोस्तों, ठीक है। और सहकारी समिति को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43 के ख में किया गया है, ठीक है। और समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता जो है अनुच्छेद 39 के क में किया गया है, तो ये सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 116 की ओर आते हैं, ठीक है। कहता है डीएनए के संदर्भ में पूरक शब्द निम्नलिखित में किस गुणधर्म को संदर्भित करता है? तो डीएनए के संदर्भ में पूरक शब्द जो है आधार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन आबंध क्षमता, ऑप्शन नंबर 1, आधार विशिष्टता के जो है आधार पर हाइड्रोजन आबंध क्षमता। क्वेश्चन नंबर 117, बेंजीन C6H6 में कितने द्विबंध होते हैं? तो C6H6 में जो है C6H6 में 3 द्विबंध होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, फॉस्फेट आयन की संयोजकता कितनी होती है? तो जो ऊपर रहेगा वही होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 संयोजकता होते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 119, 8 ग्राम ऑक्सीजन के अणु में कणों की संख्या कितनी होगी? 8 ग्राम ऑक्सीजन के अणु में जो है कणों की संख्या होगा दोस्तों 1.51, 1.5 गुणे 10 पावर -13। ये कैसे होता है अभी हम बताते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है दोस्तों 16 होता है, कितना होता है 16। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है यानी 16 गुणे 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा ऑक्सीजन के द्रव्यमान, समझ गए दोस्तों। और दिया हुआ इसमें द्रव्यमान है 8 ग्राम है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं मोल की संख्या बराबर, मोल की संख्या बराबर क्या निकल जाएगा दोस्तों? तो मोल की संख्या बराबर निकल जाएगा द्रव्यमान, जो दिया हुआ द्रव्यमान है 8 ग्राम और बटा में हो जाएगा मोलर का द्रव्यमान मतलब 32 ग्राम।
8 चौका 32 यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर अणु के संख्या निकालते हैं दोस्तों, अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों, तो अणुओं की संख्या बराबर होता है मोल गुने एवोगाड्रो संख्या। गाड्रो संख्या ए होता है अणुओं की संख्या बराबर। तो मोल कितना है दोस्तों, मोल अभी मेरे पास आया है 1/4 आया दोस्तों, मतलब 1/4 अगुना में एवोगाड्रो संख्या के मान तो आप जानते होंगे दोस्तों, कितना होता है 6.022 गुने 10 पावर 23 होता है। तो 6 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो लगभग जो है कितना आएगा, 1.5 आएगा, है ना, 1.5 आएगा। तो वही तो 1.5 दिया हुआ था ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 120 की ओर। कथन एक कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है, घटता है। कथा कथन दो कह रहा है दोस्तों, एक ही आवर्त में इलेक्ट्रॉन एक ही कोष से जुड़े होते हैं जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो इसमें दोनों के दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 126 की ओर। 126 में क्या कर रहा है दोस्तों, देखिएगा। कहता हाल ही में सुर्खियों में रहा दिवाला शोधन अक्षमता संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। विचार करना है दोस्तों। कहता आईबीसी ऋणदाताओं को 330 दिन के भीतर कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। ये बिल्कुल सही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए आईबीसी के तहत प्री पैकेज दिवाला समाधान प्रक्रिया का प्रावधान है, ये भी सत्य है। अतः 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 127 की ओर। न्यायिक जवाबदेही और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन संदर्भ में भारत में कौन सी न्यायिक प्रणाली नियुक्ति के लिए स्थापित की गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्वेश्चन नंबर 128 की ओर आते हैं दोस्तों। 128 में क्या कर रहा है, कहता है चाणक्य रक्षा संवाद द्वार 25 के चर्चा के संदर्भ में रणनीति संचार का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा कथन करता है, बताइएगा। तो कौन सा कथन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा किसी संगठन या राष्ट्र के लक्ष्यों में प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए संचार प्रयास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं दोस्तों। नवंबर 2025 में किस भारतीय महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, सब करंट अफेयर है ना। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के द्वारा किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता। 131 की ओर कहता भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का कंट्री ऑफ फोकस देश कौन है, तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2025 का कंट्री ऑफ फोकस देश के रूप में जापान को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। रोजर फेडरर को किस वर्ष इंटरनेशनल टेनिस ऑफ हॉल फेम में शामिल किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 2026 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीती, 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब के रूप में जो है फातिमा बास ने जीता, फातिमा बास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 134 की ओर। 20 नवंबर 2025 को भारत के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली। बताएं कि इसमें कितनी महिला मंत्री ने शपथ ली है, कितना शपथ लिया है बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3 महिला ने शपथ लिया है। अच्छा, ये 3 महिला कौन कौन है, तो पहला तो महिला दोस्तों लेसी सिंह, दूसरा महिला है दोस्तों रमा निषाद, तीसरा महिला दोस्तों श्रेयसी सिंह। तो 3 महिला ने जो है शपथ लिया था। क्वेश्चन नंबर 135, 17 नवंबर 2025 को 16वें वित्त आयोग ने किन अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी, तो इसका राइट आंसर होगा 2026 से लेकर के 31 के रिपोर्ट को। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 144 की ओर, 46 की ओर दोस्तों। मिलान करना है, मिलान कीजिएगा। कहता दो अमिश्रणीय द्रव को पृथक करते हैं पृथक्करण कीप के द्वारा। स्याही में रंजक को पृथक करते हैं क्रोमैटोग्राफी के द्वारा। और अमोनिया क्लोराइड और नमक को पृथक करते हैं ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। एसीटोन और पानी को पृथक करते हैं आसवन विधि के द्वारा। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 147 कथा रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, जो रदरफोर्ड है अल्फा कण का प्रकीर्णन का प्रयोग किया था, कथा कौन सा कथन गलत है। कथा अधिकांश अल्फा कण सोने के पन्नी से बिना विक्षेपित हुए निकल गया, यह सत्य कथन है। इन्होंने सिद्ध किया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, यह भी सत्य है। कथा इसने न्यूट्रॉन की खोज की, गलत है दोस्तों। न्यूट्रॉन की खोज जो है अल्फा कण के परिकीर्णन के प्रयोग से नहीं हुआ था, अल्फा कण के जो है बौछार के प्रयोग से हुआ था। ठीक है, प्रकीर्णन के प्रयोग से नहीं हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। बहुत कम कण यानी 12,000 से एक 180 डिग्री पर वापस लौट आए, ये भी सत्य है। अतः ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया दोस्तों, बताइएगा। रदरफोर्ड ने किया था, है ना। सॉरी दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने किया था, चैडविक ने किया था, जबकि यहाँ पर दिया हुआ था खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, है कि नहीं। तो गलत हो जाएगा इसे भी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 148 की ओर, निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या को सबसे अच्छी तरह से निरूपित करता है, बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या, ऑप्शन नंबर बी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को ही द्रव्यमान संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, एक ऊर्ध्वाधर तार से धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, तार के दक्षिण में एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसा होगा। तो तार के दक्षिण में जो है एक बिंदु, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है पूरब की ओर होगा, ऑप्शन नंबर डी, पूरब की ओर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 और जीके का लास्ट क्वेश्चन, एक परिपक्व यानी एमआरएनए अणु बनाने के लिए इंट्रॉन को हटाने और शेष एक्सॉन को एक विशिष्ट अनुक्रम में जोड़ने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, समबंधन के रूप में जानते हैं, समबंधन के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। तो जीके का सेक्शन समाप्त हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद जो है मैथ रीजनिंग के सेक्शन की ओर चलेंगे दोस्तों। फिर भी मेरे साथ जो है बने रहिएगा, मैथ रीजनिंग आप जरूर देखिएगा। ठीक, तो आइए दोस्तों सेट नंबर 12 का मैथ रीजनिंग की ओर चलते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1/4 पर पावर -4। ठीक है, इसको हम उलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 पर पावर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। प्लस में इसको भी उलट दीजिए तो 2 पावर 4 हो जाएगा, प्लस में 6 पावर 4 हो जाएगा। बस अब हल कीजिए, 4 पावर 4 कितना हो, 4 चौका 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, 2 दूनी 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस 6 पावर 4 कितना होगा दोस्तों, 6 36 का स्क्वायर 1296 हो जाएगा। सभी को जोड़िएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, छोतिया 18। ठीक है, तो 8 एक ही को दिखिए, जोड़ने से मतलब ही नहीं, 6 अच्छे अच्छे देख रहे हैं यूनिट डिजिट में, तो 18 लास्ट में 8 आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो उतना टाइम पास नहीं करना, ऐसा नहीं कि आप सभी इसको जोड़िएगा तो फिर तो समय 1 मिनट लग जाएगा दोस्तों, फालतू समय जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें दोस्तों। ठीक है, 361 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 के स्क्वायर 361, इधर 0.2 और माइनस में क्या हो जाएगा, 26 का 676 यानी 2.6 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो 16.6 हो जाएगा। ठीक है, ये भी जो है यूनिट डिजिट से निकाल सकते थे, 19.2 हो जाएगा और इधर में कितना हो जाएगा, 0.6 घटेगा तो कितना 0.6 ही आएगा ना, तो उसको यूनिट से निकाल सकते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, कि सेट में मैथ रीजनिंग का लेवल जो है थोड़ा नॉर्मल दिया है दोस्तों बाकी सेट की अपेक्षा, तो इसमें आप अच्छा से नंबर, हमें लगता है कि इसमें फुल सेट अगर आप लोग मारिएगा तो कम से कम इसका टारगेट जो है 120 प्लस होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बाकी जीके देखेंगे तो कैसा होता है उस पर डिपेंड जाएगा। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग इसमें ठीक ठाक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कहता हुआ सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 436, 530, 624 और 718 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 13 शेष बचे। ठीक है, तो कुछ करना नहीं दोस्तों। ठीक है, ये 13 जो है 436 में से घटाना 13 है, 530 में से घटाएंगे, 624 में से घटाएंगे, 718 में से घटाएंगे, जो आएगा उन सभी का जो है HCF निकाल देना है। ठीक है, ऐसे जो दोस्तों सबसे बेहतर ऑप्शन पकड़ दीजिए। ठीक है, 436 में घटाइए 13 कितना बचेगा, तो 436 में घटाएंगे 13, 423 बचेगा। अब 423 चेक कर लीजिए किससे कट रहा है, जिससे कटेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास दोनों विधि है, जिस विधि इच्छा करने का मन है उससे कर लीजिए, है ना। या तो आप HCF निकाल लीजिए घटा करके, या फिर बाई ऑप्शन चल दीजिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 47 से कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 4 की ओर, ये तो क्वेश्चन चल रहा है हल्का, इसीलिए पूरा हम हल नहीं कर रहे दोस्तों।
तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा कि सर तो कोई हल कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। सब ऐसा ऐसा मतलब सबका नियम कानून हम बता ही दे रहे हैं। वह खुदरा विक्रेता 175 में एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदता है, उस पर जो है ऊपरी खर्च 25 रुपया करता है और 320 में बेचता है, तो कहता है लाभ परसेंट कितना होगा, ये नहीं कह रहा है। 175 में खरीदेगा, 25 खर्च करता है, मतलब सीपी कितना हुआ दोस्तों, तो सीपी हो जाएगा कितना 200 हो जाएगा, और एसपी कितना होगा दोस्तों 320 में देखिए बेच रहा है ना, तो 320 हो जाएगा। अब बताइए प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देख लीजिए 120 प्रॉफिट, 200 का 120 कितना परसेंट हो रहा है बता दीजिए, 60%, ऑप्शन नंबर बी है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 5 की ओर, कहता है एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 312 मीटर 52 सेकंड में तय करता है और समान लंबाई दूसरा चक्कर 156 सेकंड में तय करता है, तो कहता है औसत चाल निकालना है, ठीक है। तो 312 मीटर 2 बार चलता है, तो 312 गुने 2 करेंगे कितना होगा दोस्तों, तो डिस्टेंस हो जाएगा 624 हो जाएगा, ठीक है। 312 गुने 2, टोटल टाइमिंग देखिएगा 156 प्लस में 52 कितना होगा दोस्तों, तो 6 2 8 हो जाएगा, 5 5 10, 1 1 2, यानी टाइमिंग आया 208 सेकंड आ जाएगा। तो डिस्टेंस टाइम यहाँ से स्पीड मिल जाएगा, तो यहाँ से चाल निकाल दीजिए 624 बटा में 208, 3 से कटेगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, है ना। तो क्वेश्चन इसमें नॉर्मल दिया दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड दिया हुआ है। कहते हैं दोस्तों नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत का नहीं मंजिल का रखो। तो इस बार जो दोस्तों मंजिल पाके रहना है और उस मंजिल में हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो इस बार मंजिल को पाके दिखाना है, सचिवालय सहायक का एक पोस्ट लेके रहना है, ठीक है। और इस बार दोस्तों इसमें जो है पोस्ट भी संख्या बढ़ रहा है, थोड़ा समय ले रहा है, लेकिन जो है एक पोस्ट हाथ में लेके रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 16 की ओर आते हैं। कोल्ड समर डे का इसका मतलब दिया हुआ है KLBNIX, डे एंड नाइट का मतलब इतना दिया हुआ है, तो कहता है डे का मतलब निकालना है। हम देख रहे हैं दोस्तों डे देखिए यहाँ पर है, दोनों में डे और डे मिल रहा है, तो इन दोनों में जो है इन दोनों में क्या कुछ मिल रहा है देखे तो क्या के और जे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ईडी मिल रहा है दोस्तों, नहीं मिल रहा है। देखिए बी एन मिल रहा है, देखिए बी और एन, बी एन यहाँ भी मिल गया नहीं, तो डे का अर्थ क्या हो जाएगा बी एन, जो मिलेगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 17 की ओर चलते हैं। 17 में क्या कहता है, प्रतिजैविक का संक्रमण दिया हुआ है, अपोजिट वर्ड दिया हुआ है ना, प्रतिजैविक का संक्रमण, तो विषहर का दिया हुआ है जहर देना, विषहर मतलब बिना कोई जहर के, और जहर देना को जहर तो हो ही गया दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 18 की ओर चलते हैं, ठीक है। कहता है बोतल इज ब्लू का दिया हुआ है CMOTU और स्काई इज ब्लू का दिया हुआ इतना दोस्तों, तो कहता है बोतल का निकालना। बोतल का है, देखिए बोतल मेरे पास यहाँ एक ही को बोतल दिया हुआ है, और देखिए इज ब्लू, यहाँ भी देखिए इज ब्लू मिल रहा है, कहने का मतलब इसमें दो वर्ड मिलेगा इन दोनों में, तो दो वर्ड कौन मिल रहा है, देखिए MO मिल गया दोस्तों और TU मिल गया, देख रहे हैं। तो इसमें क्या बच गया, तो ब्लू का अर्थ क्या बच गया, सी बच गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, आशा करते हैं भारी नहीं लग रहा होगा दोस्तों, है ना। बड़ी जो है फर्नीचर बनाता है, यानी फर्नीचर का जो काम कौन करता है, बड़ी करता है, तो सूप बनाने का काम कौन करता है, रसोईया करता है। 4 दिसंबर 2014 को गुरुवार था, तो 10 दिसंबर 2018 को सप्ताह के कौन सा दिन रहा होगा, बताइएगा दोस्तों। तो देखिएगा हम इसको हर बार हम बताते हैं दोस्तों, मान ले कि कोई साल लेते हैं, ठीक है, मान ले कि साल लेते हैं 2001, तो 2001 से अगर 2002 में जाते हैं ना, 2002 में जाएंगे तो एक और नंबर निकलता है, ठीक है। अगर 2 से अगर 3 में जाएंगे तो फिर एक निकलेगा, जैसे 3 से 4 में जाएंगे दोस्तों तब 2 और नंबर निकलेगा, क्यों, क्योंकि 2004 जो लीप ईयर है, लीप ईयर 366 दिन का होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, समझ गए बात को नहीं। ये एक और नंबर कहाँ से आता है मालूम है, 365 को जो 7 से डिवाइड कीजिएगा ने, तो यहाँ पर एक शेषफल बचेगा, यही हम एक और नंबर लिखते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा 4 दिसंबर से 10 दिसंबर कई दिन हो गया दोस्तों, मेरे पास 6 दिन हो गया, 4 से 10 6 दिन, प्लस में 2014 से 15 में जाएंगे एक दिन, 15 से 16, 16 लीप ईयर है 2 दिन, ठीक है, 16 से 17, 17 से 18 एक दिन होगा, बस हो गया 18 का राय, छुआ एक 7, 7 से कट गया, मेरे पास टोटल 4 बचा, 2 3 4 हो गया ने, यानी गुरुवार में 4 जोड़ दीजिए, गुरुवार प्लस में 4, तो बृहस्पति शुक्र शनिवार इतवार और सोमवार, सोमवार हो रहा है ना, तो सोमवार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 20 में क्या कह रहा है, कुछ बेन आरेख दिया हुआ है,
कहता है इससे कितनी कुर्सियां हैं, जो अलमारी भी है लेकिन मेज नहीं। देखिए ये सभी क्वेश्चन में दोस्तों आप ऊपर पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे कितनी कुर्सियां हैं जो अलमारी भी है लेकिन मेज नहीं है। मेज नहीं है तो मेज को पहले हटा दीजिए, मेज नहीं है मेज वाला हटा देते, इतना खत्म हो गया। तो कुर्सी और अलमारी दोनों है, तो कुर्सी अलमारी 19 ही है। ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, शेखर अपनी कक्षा में शीर्ष से 7वें स्थान पर और नीचे से 38वें स्थान पर, तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं कक्षा में? तो दोनों के जोड़ करके एक घटा दिए, तो 38 7 45 हमें से एक गया 44। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है, ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले एक संख्या, ठीक पहले एक संख्या, कोई भी संख्या लेते हैं। ऐसे किसने पर जिसके ठीक पहले, कहता प्रतीक, कोई प्रतीक लेते हैं दोस्तों, ठीक पहले एक संख्या, ठीक बाद में एक प्रतीक हो, यानी कहने का मतलब एक संख्या के बाद दो प्रतीक चाहिए हमको। एक संख्या के बाद दो प्रतीक दिख रहा है, दो संख्या इसके बाद दो प्रतीक है ना। 9 के बाद देखिए दो प्रतीक हो रहा है, और कहाँ है दोस्तों, 8 के बाद देखिए दो प्रतीक हो रहा है ना, और कोई नहीं दिख रहा, यानी टोटल 3 हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा बढ़िया दोस्तों, किसी तरह दिक्कत ना होगा। कहता है यदि प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक में दो जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक में दो जोड़ते हैं तो ऐसे बनने वाली कितनी संख्याएं विषम संख्या होंगे। सिंपल सा बात जानते हो, तो अगर हम सम संख्या में दो जोड़ेंगे तो हमेशा सम ही बनेगा, विषम संख्या में दो जोड़ेंगे तो हमेशा विषम ही बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। मान ले 3 में दो जोड़ते हैं तो 5 बनेगा, तो 3 विषम है 5 विषम हो गया, ठीक है। तो सम संख्या में दो जोड़ेंगे तो सम बनेगा, विषम संख्या में दो जोड़ेंगे विषम बनेगा। तो देखिए इसमें इसमें विषम संख्या कौन है, 257, 951, इसमें जो है विषम संख्या दो हम जोड़ेंगे तो क्या विषम ही बनेगा। तो कहता है इससे बनने वाली संख्या कितनी विषम संख्या, तो दो ही तो है, जितना विषम संख्या रहेगा वही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 25 की ओर चलते हैं। लोकेशन दिया हो दोस्तों, दिख रहा है, चलिए एक सेकंड, दिख रहा है दोस्तों। कहता हरिणी बिंदु बाई से यात्रा करना शुरू करता है, ठीक है। हरिणी जो है बिंदु बाई यहाँ पर पकड़ते हैं दोस्तों, बिंदु बाई होगी, यहाँ पर बिंदु बाई लेते हैं। बाई से यात्रा करना शुरू करता है, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और 7 चलने के बाद जो है बाएं मुड़ता है और 14 चलता है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं दोस्तों, ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया। दक्षिण की ओर 7 चलता है, ठीक है। कहता है और बाएं मुड़ता है और 14 चलता है, बाएं मुड़ते हैं दोस्तों, बाएं मुड़ेंगे और 14 चलता है, 14 चल गया। कहता है फिर बाएं मुड़ता है और 7 चलता है, फिर बाएं मुड़ेगा फिर 7 चलेगा, 7 ये भी था। अंततः वह बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाएं मुड़ेगा 18 किलोमीटर ड्राइव कर लेगा, ठीक है। और बिंदु जेड पर जो है आकर के रुक जाता है, ठीक है। तो कहता है बिंदु जेड से जो है पुनः बाई की ओर इधर जाने में कितना समय लगेगा, मतलब कितना दूरी है। तो यहाँ 14 हो गया, यहाँ पर 18 है दोस्तों, ये कितना बच गया, 4 बच गया। किधर जा रहा है, पूरब की ओर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 किलोमीटर पूरब की ओर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चले। 26 तो 83 की ओर, सॉरी दोस्तों 31 की ओर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है 83 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी को 46 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण को 80.3 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 46% का लाभ होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहता है 80.3 में बेचते हैं तो कितना का लाभ होता है दोस्तों, 46%, मतलब 140 बटा में 100 कर देंगे, तो यहाँ से मेरा मिश्रण का सीपी निकल जाएगा, ठीक है। इसको हल कीजिएगा दोस्तों, तो हल करने पर कितना आ जाएगा, इसको हल कीजिएगा, ठीक है। तो 55 से पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है, यानी सीपी निकल गया मिश्रण का 55। अब यहाँ पर देखिए दो दिया हुआ, एक 83 दिया हुआ है और एक इधर 46 दिया हुआ है और एक मेरे पास 55 निकल गया। एलिगेशन निकाले आता है दोस्तों, लगा दीजिए। 46 56 यानी 9 बच गया, इधर कितना होगा दोस्तों 55 और 8 63 और 20 83 यानी 28 बच गया, ठीक है। यानी 9:28 के अनुपात। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 32 की ओर, ठीक है। कहता है 6 लड़कियां और 8 लड़के किसी परियोजना का कार्य में जो है 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कहता है जबकि 26 लड़कियां और 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं, तो 10 लड़कियां और 30 लड़के द्वारा उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन तो हार्ड नहीं, क्वेश्चन तो हल्के दिख रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कहता 6 लड़कियां 6 गर्ल और प्लस में 8 बॉय, 20 से बॉय करते हैं दोस्तों, कई दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, गुना कर देते हैं, है ना।
बराबर में 26 लड़कियां हैं, 26 गर्ल है और प्लस में 48 बॉय है। कई दिन में काम कर रहा है बता दीजिए। तो काम कर रहा है 2 दिन में, तो यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं, समझ गए हैं। अब बस कुछ नहीं करना है दोस्तों। 2 × 5 = 10, 5 से कट गया दोस्तों। तो 6 × 5 = 30 गर्ल प्लस में 8 × 5 = 40 बॉय बराबर 26 गर्ल और प्लस में कितना 48 बॉय। दोनों घटाइए दोस्तों, 26 और इधर 30 कितना हो जाएगा 4 गर्ल और बराबर कितना होगा दोस्तों 8 बॉय आ जाएगा। ठीक है, अगर गर्ल और बॉय का रेशियो निकालते हैं दोस्तों तो 2 रेशियो कितना हो 1 हो जाएगा ने, गर्ल बॉय का रेशियो निकालते हैं तो 2 रेशियो 1 हो जाएगा। अब बस मान धरिए हल कर दीजिए, 6 लड़कियां और 2 लड़के। एक लड़कियां 2 काम कर रहा है तो 6 लड़कियां का 1 काम करेगा, 6 दूनी 12 काम करेगा तो 12 काम। और एक 8 लड़के, एक लड़के 8 काम कर रहा है तो 8 लड़के 8 काम करेगा तो प्लस 8 हो गया। कई दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है तो 10 से गुना कर देते हैं बराबर में। अब नीचे देखिए दोस्तों, 10 लड़कियां तो एक लड़कियां 2 काम तो 10 लड़कियां 20 काम और 30 लड़के तो 30 लड़के 30 काम करेगा। कहता कितने दिन में, तो 1 दिन में करेगा, समझ गए। इसको अब हल कर लीजिए, 12 8 20 होगा, 20 गुने 10 बराबर में 30 20 50 गुना 1 होगा। ठीक है, 0 से 0, 5 चौका 20 यानी 4 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 33 की ओर चलते हैं। 8 संख्याओं का योगफल 732 है तो औसत निकालिए। तो डिवाइड कर दीजिएगा दोस्तों, इसको राइट आंसर अपना ले आइएगा। ठीक है, डिवाइड करके तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कहता है ए का न्यूनतम मान लिखिए जो कि इतना से इतना में जो है ए के स्थान पर क्या रखे ताकि 9 से डिवाइड हो जाए। अच्छा, 9 का विभाज्य नियम क्या है दोस्तों, सभी को जोड़ करके 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो सबको जोड़ दीजिए संख्या को, तो 5 1 6 1 7 7 6 13, 13 और 8 21 4 25, 25 3 28 हो गया दोस्तों, 28 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों 28 जो है 9 9 तिया 27 हो रहा था। ठीक है, और उसके बाद 9 चौके 36 होता है, या तो 27 कटेगा चाहे 36 कटेगा। तो बताया 28 में क्या जोड़े ताकि 36 हो जाए, बताइए। तो 28 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 36 मिलता है कि नहीं। इसका मतलब ए का मान कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, 35 की ओर चलते हैं। कहता है एक वर्ग और एक समषष्टभुज की भुजा का अनुपात 4:3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अच्छा, भुजा का अनुपात दिया हुआ था, क्षेत्रफल कितना होता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, और समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मालूम है दोस्तों, क्या होता है 6√3/4 गुना में भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको हल कीजिए तो यहाँ तो 16 आया था, तो 6 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा का मान 3 3 3 9 हो गया। ठीक है, अब इसको हल करिए, आता है दोस्तों आपको, 2 दूनी 4 3 दूना 6 यानी 16 दूनी 32 रेशियो कितना हो जाएगा, नोतिया 27 और रूट में 3 हो जाएगा, 32 रेशियो 27√3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, एकदम जो है लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। ठीक है, मैथ और रीजनिंग जो है एक भी छूटना एग्जाम में नहीं चाहिए। ठीक है, और आप देखते हैं लगभग चैनल है दोस्तों कि केवल जो है जीके पढ़ाते हैं, मैथ रीजनिंग कोई नहीं देखता है। ठीक है, तो कम से कम मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो मैथ रीजनिंग भी आपको मिलते रहेगा। ठीक है, जीके के साथ साथ पूरा सेट कंप्लीट होता रहेगा, कहीं किसी को जाने की आवश्यकता पड़ेगा ही नहीं अदर चैनल पर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चले। संख्या दिया हुआ है, कहता यदि बड़ी संख्या के दूसरे अंक, बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, तो बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या के दूसरे अंक 0 हो जाएगा तो 0। ठीक है, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या देखे दोस्तों, सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 144, पहला अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। में जोड़ते हैं तो परिणाम क्या होगा, तो परिणाम 0 + 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, 0 + 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, 47 की ओर। कुछ पेड़ फूल है, कुछ पेड़ फूल है, कुछ पेड़ के जो है कुछ भाग क्या है, फूल है, फूल है। ठीक है, सभी फूल सुंदर है, सभी फूल जो है सुंदर के अंतर्गत है, सभी फूल क्या है, सुंदर है। कहता है कुछ सुंदर लड़की है, कुछ सुंदर लड़की है, लड़की है। ठीक है, अब कहता है कुछ फूल पेड़ है, क्या कुछ फूल जो है पेड़ है, देखिए तो बिल्कुल है, कुछ फूल तो पेड़ है। कुछ सुंदर फूल है, कहता है कुछ सुंदर जो है, कुछ सुंदर फूल है, बताइएगा कुछ सुंदर फूल है, ये भी है, कुछ सुंदर है, ये है। तो एक और दो दोनों से अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, तो मान धर के आपको हल करना है दोस्तों, इसमें हम क्या बताएंगे, 48 का 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 49 की ओर आते हैं दोस्तों, 49 देखिएगा। 49 में क्या कहता है, DEFGMN, इसमें एक छूटा हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखिए ओ लिखा हुआ, देखा ओ यहाँ भी ओ यहाँ, इसका मतलब एक आदमी और होगा, वहां पर ओ हो जाएगा। ठीक है, ये छूटा हुआ था, मिस प्रिंट जो किया हुआ है वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो टोटल मेरे पास 7 आदमी है, तो 7 को बनाइए दोस्तों, 7 को हम बनाते हैं, 7 को देखिए 7 को हो गया ना।
कहता एन और एम के बीच जो है ई बैठा हुआ है। हम एक और सोच रहे हैं बनाने के लिए दोस्तों, एक और बना दें ताकि अच्छा रहे, फंसे हम ना, है ना। तो एन और एम के बीच ई बैठा हुआ है, यहाँ पर एन, यहाँ पर एम के बीच में ई बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं एम, यहाँ पर एन, अब ई बैठा हुआ है, अपोजिट किए दोस्तों, एन एम तो यहाँ पर एम एन कर दिए, ठीक है। कहता ओ के बाएं के तीसरे स्थान पर एम है, ओ के बाएं के तीसरे स्थान पर, तो ओ के बाएं ओ हो गया तो एक दो तीसरा स्थान पर एम हो गया, ठीक है। ओ के बाएं तीसरा स्थान पर, अगर यहाँ पर ओ करते हैं तो एक दो तीसरा स्थान पर एम हो गया, है ना, ओ के बाएं हो गया ना। कहता ओ के ठीक बाएं पड़ोस में जी है, ओ के ठीक बाएं पड़ोस में, तो ओ के बाएं किधर होगा दोस्तों, इधर होगा ना, जी हो जाएगा, ठीक है। ओ के बाएं जी होगा, क्या ओ के बाएं इधर जी कभी हो सकता है, नहीं, तो ये तो गलत हो गया, लीजिए, ठीक है। अब इस पर चलना हमको है। कहता एम, कहता डी जो है एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी जो है एम का निकटतम, यानी कहने का मतलब डी यहाँ पर नहीं बैठेगा, ठीक है। तो डी कहाँ बैठेगा बता दीजिएगा, तो डी यहाँ पर बैठेगा, है ना। तो जब यहाँ पर डी, तो यहाँ पर क्या बच गया देख लीजिए, क्या बच गया है, डी ई एफ बचा हुआ, तो एफ यहाँ पर कर देते हैं, क्लियर हो गया। कहता एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर, एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर एक दो तीसरा एन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 50 की ओर। कहता एम एन ओ पी बाई जेड एक ही इमारत पर 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं, ठीक है। इमारत में सबसे निचला तल 1 है और ये इसके ऊपर 2 है, सबसे ऊपर 6 है, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम इसमें भी 2 डायग्राम ले लें, अच्छा रहेगा, एंड अपना सुविधा के लिए 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। हम 2 डायग्राम ले लिए हैं दोस्तों, देखिएगा दोस्तों। कहता है बाई और जेड के बीच में जो है केवल 3 व्यक्ति है, बाई और जेड के बीच में जो है केवल 3 व्यक्ति है, देखिए बाई और जेड, बाई जेड के बीच में 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति कर देते हैं हम, ठीक है। कहता है जेड के, जहां जेड के नीचे बाई रहता है, यानी जेड ऊपर रहेगा बाई नीचे रहेगा, समझ गए, इसके बीच 3 व्यक्ति रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जेड करते हैं, ठीक है, मान लिए यहाँ पर जेड कर दिए, 1 2 3, यहाँ पर बाई हो जाएगा, है कि नहीं। इसमें आते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम जेड करते हैं तो यहाँ पर बाई हो जाएगा, क्या और भी कुछ बनेगा इसमें, 2 ही को बन पाएगा, ठीक है ना, इसीलिए 2 लिए थे हम। अब देखिएगा दोस्तों क्या कर रहा है। कहता है P जो है एक विषम संख्या वाले तल पर रहता है और बाई के ठीक ऊपर, P जो है विषम संख्या वाले तल पर रहता है और बाई के ठीक ऊपर, तो बाई के ठीक ऊपर P रहेगा। अब देखिए बाई के ठीक ऊपर अगर P रहेगा तो क्या विषम अंक 2 है, गलत, ये दूसरा डायग्राम गलत हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर ये विषम 2 होता भाई तो फिर हम कर सकते थे, है ना। तो पहला डायग्राम सब चलना है। देखिए दोस्तों आप क्या कर रहा है, कहता ओ जो है एम के नीचे तल में से किसी एक में रहता है, ओ मतलब ओ क्या करता है, एम के नीचे जो है किसी तल में से एक रहता है, मतलब डायरेक्ट नहीं, किसी भी नीचे तल में रह सकता है, ठीक है। और कहता है एन के ऊपर में से रहता है, एन के ऊपर रहेगा, तो बस अब रख दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन के ऊपर, तो एन अगर यहाँ धरते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ओ, यहाँ पर हो जाएगा एम हो जाएगा, बस बन गया। तो क्या कह रहा है देखिए, क्रमांक 4 वाले तल पर कौन है, क्रमांक 4 वाले तल पर कौन है, ओ है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्या मन की ओर है। कहता टाउन एन ओ के पूरब में है, टाउन एन जो है, टाउन एन है दोस्तों, ओ के पूरब में है, तो ओ के पूरब में किधर हो जाएगा, ओ के पूरब में इधर हो जाएगा ना, टाउन एन। कहता टाउन पी एन के उत्तर में है, टाउन पी जो है एन के उत्तर में, तो उत्तर में मतलब ऊपर हो जाएगा, है ना। टाउन क्यू पी के दक्षिण में है, टाउन क्यू जो है पी के दक्षिण में है, तो देखिए क्यू जो है यहाँ भी हो सकता है और क्यू जो है यहाँ भी हो सकता है, कौन होगा मालूम नहीं, इसीलिए हम हरा से लिखे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, कहता है टाउन ओ जो है आर के उत्तर पूरब में, टाउन ओ जो है आर के उत्तर पूरब में है, ओ आर के उत्तर पूरब में, उत्तर पूरब, तो उत्तर पूरब हम कहाँ लिखे दोस्तों, तो उत्तर पूरब तो हमको तो यहाँ लिखना पड़ेगा, तो देखिए उत्तर पूरब यहाँ पर हो गया ने, ठीक है। अब क्या कह रहा है दोस्तों, कहता है टाउन, कुछ छूटा हुआ है, टाउन क्यू के पश्चिम में, टाउन आर जो है टाउन क्यू के पश्चिम में, देखिए टाउन क्यू के पश्चिम में दे रहा है ना, इसका मतलब जो है ये जो आपको दिख रहा है ना क्यू, ये आपको गलत है, ठीक है, इसका मतलब क्यू यहाँ पर रहेगा, समझ गए बात को, है ना, यानी ये वाला गलत हो गया। तो कहता है टाउन क्यू के संबंध में एन की स्थिति क्या होगा, टाउन क्यू के संबंध में एन का स्थिति क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा, मतलब उत्तर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए दोस्तों, कुछ प्रतीक चिन्ह दिया हुआ, कुछ कूट दिया हुआ, एट द रेट का कूट चिन्ह एल, 4 का भी, 6 का सी, 9 का एम, इस तरह दिया हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है।
ये आपका क्वेश्चन दिया हो दोस्तों +6H5। इसमें शर्त दिया हुआ है, पहला शर्त, दूसरा शर्त और तीसरा शर्त भी दिया दोस्तों। तीसरा तो दिख नहीं रहा दोस्तों, अच्छा पढ़ते हैं फिर दिखता है। कहता है यदि पहला घटक एक प्रतीक हो और अंतिम घटक विषम संख्या, पहला घटक प्रतीक भी है दोस्तों, अंतिम घटक विषम संख्या भी है, तो कहता है दोनों, इन दोनों यानी पहले और अंतिम घटक के कूट आपस में बदल जाते हैं, यानी प्लस वाला जो कूट होगा 5 का हो जाएगा, अब 5 वाला जो कूट होगा प्लस का, तो प्लस वाला कूट क्या हो रहा है दोस्तों, पी हो रहा है, तो पी हो जाएगा 5 का, और 5 वाला कूट देखिए, 5 वाला कूट बी हो रहा है, तो बी हो जाएगा इसका, यानी आगे हो जाएगा बी या पीछे हो जाएगा पी। तो बीपी कहाँ दिख रहा है, देखिए बीपी केवल एक ही में दिख रहा है, यहाँ पर बी यहाँ पर पी, बाकी सब में देखिए उल्टा दिया, पीबी है ना। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। एक लोकेशन दोस्तों आप बना लीजिएगा। अच्छा, शुभम जो ऊपर से 19वां और नीचे से 46वां है, तो कक्षा में कितने छात्र है, जोड़ करके एक मतलब एक घटा दीजिएगा, तो 46 और 20 कितना हो रहा है, 46 20 बता दीजिए, 46 19 करना है ना, तो 9 6 15 55 65 65 में से गया 64, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक लोकेशन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, एक बताए हैं, एक छोड़ देते हैं आपके लिए, कम से एक बना लीजिएगा ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, एक लोकेशन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए दोस्तों, एक कथन और कुछ तर्क दिया हुआ, प्रश्न कहता है क्या जीवन में सबसे अच्छी चीजें मुफ्त मिलती है, कहता है क्या जीवन में सबसे अच्छी चीजें मुफ्त मिलती है। अब तर्क कह रहा है जीवन में हमें बहुत पलों को मुफ्त में देते हैं और फिर भी हम इसमें अधिकांश व्यर्थ में जाने देते हैं, ये भी सत्य है दोस्तों, बहुत सा पल ऐसा होता है जो मुफ्त मिलता है लेकिन उसको व्यर्थ कर देते हैं, ठीक है, उसको सही से हम इंजॉय नहीं कर पाते, यानी ये जो तर्क सही दे रहा है। मुस्कान, दोस्त, परिवार, अच्छी बातें, अच्छी नींद, अच्छी यादें, ये सभी तो मुफ्त है, बिल्कुल सही बात है, सभी के सभी क्या है, मुफ्त है, लेकिन फिर भी इसको क्या करते हैं, व्यर्थ करते हैं। अभी तो खास कर क्या है दोस्तों, व्यर्थ में मोबाइल चलाना है और शॉर्ट वीडियो देखना है, ठीक है, वो आदत सबका है, मेरा भी है, तो वो जो फालतू में व्यर्थ करते हैं, तो ये भी जो है सत्य है, यानी तर्क एक और दो दोनों क्या प्रभावशाली है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, 61 की ओर चले, है ना। कहता है प्रथम 101 सम संख्या का औसत ज्ञात हो या ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो आप जानते हैं सम संख्या का अगर प्रथम जो है मान लिया 5 सम संख्या, मान लिया प्रथम 5 सम संख्या का है, तो इसमें एक जोड़ देना है तो 6 हो जाएगा औसत। अगर प्रथम 8 बोले तो इसमें एक जोड़ देना है तो 9 हो जाएगा औसत। प्रथम 101 का रहा है दोस्तों, तो इसमें एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 102 आंसर हो जाएगा, बस सिंपल सा बात है, ध्यान रखिएगा। एक संख्या में 50% वृद्धि करने पर 2520 होता है, तो संख्या क्या होगा, एक संख्या x में 50% मतलब 150/100 बराबर में 2520, इसको हल कीजिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, कहता है 3 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का 3 गुनी थी, ए की आयु जो है बी की आयु का 3 गुना था, 3 वर्ष पहले कर देते हैं। वर्तमान में उसका आयु का अनुपात 7:1 है, वर्तमान में आयु कितना है दोस्तों, 3 है, 7:3 है, आपस में बराबर कर दे। देखिए ऊपर का अंतर कितना हो रहा है दोस्तों, ऊपर का अंतर 2 का अंतर हो, 2 से गुना कर दे नीचे में, तो नीचे को 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 अच्छे हो जाएगा। नीचे का अंतर 4 का हो रहा था, ऊपर 4 से गुना कर दिए तो गुना में 4 कर देते हैं, है ना, तो 12 इधर में 4 हो जाएगा। आप देखिए अंतर देखिए दोनों सेम हो गया है, 2 का अंतर हो गया, ठीक है, ये 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का अंतर हो जाएगा, ठीक है, 3 का तुलना 2 से। अब हमें निकालना है वर्तमान आयु का योगफल, ठीक है, तो वर्तमान आयु कितना, 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 14 प्लस 6 20, 2 और 10 के 20, 10 या 30 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, 64 की ओर चलते हैं। एक बस द्वारा पहले घंटे में 65 किलोमीटर की दूरी तय की गई, अगले घंटे में 55 किलोमीटर दूरी तय की, तो औसत चाल निकालना, तो इसमें क्या डिस्टेंस दे दिया है दोस्तों, 65 और 55, तो 65 और प्लस 55 कितना होता है, 6×5 = 120 हो जाएगा। अब बताइए 1 घंटा इसमें, 1 घंटा इसमें, 2 घंटा, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन तो हल्का था दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं, कहता है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 60% मत मिले और 10% मत अवैध था, कुल वैध मत का 60% मिला, मान लेते हैं दोस्तों कि टोटल
मत, टोटल मत कितना 100 मान लेते हैं, ठीक है। और टोटल मत 10% अवैध हुआ तो वैध मत कितना दोस्तों, तो वैध मत हो गया 90 हो गया। 10% अवैध है तो वैध मत 90। अब वैध मत का 60% लिया है पहले उम्मीदवार यानी फर्स्ट उम्मीदवार कितना लिया है, तो 90 का 60%, 90 का 60% कितना होता है, 9 छक 54 होता है, यानी 54 मत ले लिया है। अब बताइए सेकंड कितना लेगा दोस्तों, तो 90 में से 54 गया, कितना बचेगा, 54 छो 60 38 90 यानी 36 मत लेगा, है ना, सेकेंड उम्मीदवार लेगा। कहता है कुल यदि मतों की कुल संख्या 10,000 है, मतों की कुल संख्या 10,000 है तो दूसरा उम्मीदवार कितना मत मिला है, तो मत के यदि मतों की कुल संख्या 10,000, मत की कुल संख्या दिया हुआ दोस्तों 10,000, 10,000 टोटल मत हो गया। यहाँ पर टोटल मत कितना है, 100 है, तो 10,000 की तुलना 100 से सेकेंड उम्मीदवार को कह रहा दोस्तों 36 मत मिला, तो 36 से गुना कर दीजिएगा, मतलब 3600 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन इस सेट में सिंपल सिंपल दे दोस्तों, कुछ खास ऐसा नहीं दिया हुआ है, बस ठीक है, आप लगभग जो है मार सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए दोस्तों, कहता 8 और 2 दिया हुआ है, यहाँ 60 लाना है, तो हम देख रहे हैं 8 के स्क्वायर माइनस में 2 के स्क्वायर 60 आ रहा है दोस्तों, है कि नहीं। 3 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा, 64 माइनस 36, 36 4 40 और 4 44 और 20 64, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 77 की ओर, कहता है इसमें कथन दिया हुआ है, अब इसका जो ऑप्शन छांटना है, कहता है डी बड़ा है जी से, डी बड़ा है यानी सारा मुंह जो होगा दोस्तों डी की तरफ होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर डी यहाँ पर है और जी देखिए यहाँ पर है, ठीक है। देखिए डी के आगे बराबर दिया, फिर उसके बाद मुंह जो है ए पट्टी घुर गया, जबकि सारा मुंह जो होना चाहिए ए पट्टी, ठीक है। तो मुंह यहाँ पर चेंज हो गया यानी गलत हो गया पहला, तो ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटाते जाते हैं ताकि फिर अगला समझ में आपको अच्छा आए, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया ने, सी बराबर जी है यानी सब में जो है बराबर हमें आना चाहिए। देखिए सी यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, बीच में देखिए छोटा बड़ा मिल गया हमको, ठीक है, बराबर नहीं है, देख केवल छोटा बड़ा कहीं दिया हुआ है, गलत हो गया। ये जो है छोटा है एफ से यानी एफ बड़ा है, यानी सारा मुंह जो होना चाहिए एफ की तरफ होना चाहिए, ये बोला, ठीक है। जरा सा इसको कर लिए दोस्तों, देखते हैं। एफ देखिए यहाँ पर है और ए देखिए यहाँ पर है, इसका मुंह देख लिए किधर है, गलत हो गया ना, ए भी गलत हो गया। देखिए ए बड़ा है डी से यानी ए की तरफ सारा मुंह होना चाहिए, सारा मुंह ए की तरफ, देखिएगा दोस्तों एक सेकेंड। ए देखिए यहाँ पर है और डी कहाँ है दोस्तों, डी देखिए, तो देखिए इसमें देखिए सबका मुंह देखिए इधर दिया हुआ ए की तरफ है ना, किसी का मुंह इधर है नहीं है, तो आता ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, ये सब कोर्स के अनुसार बैठाना है दोस्तों, तो इसको आप बैठाइएगा, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये सब हल्का है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 दोस्तों, सभी मग बाल्टी है, सभी मग क्या है दोस्तों, बाल्टी के अंतर्गत है, बाल्टी, सभी मग बाल्टी के अंतर्गत है। कुछ मग टंबर है, कुछ मग, मग के जो है कुछ भाग क्या है, कुछ मग टंबर है, कुछ मग क्या है, टंबर, टंबर हो गया ना। कहता सभी टंबर मग, क्या सभी टंबर जो मग हो सकता है, नहीं, गलत हो गया। सभी बाल्टी टंबर है, सभी बाल्टी टंबर कभी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया, यानी ना ही एक ना ही दो अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा दोस्तों क्या कर रहा है। ये तो पासा दिया दोस्तों, खोल के पासा यहाँ पर रख दिया है, तो आप जानते हैं दोस्तों इसका अपोजिट ए वाला होता है, ठीक है। और ये खाली का अपोजिट ए वाला होगा दोस्तों, और इसका अपोजिट जो है, इसका अपोजिट ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका अपोजिट हम ये लेके चल रहे हैं दोस्तों, यानी हमें जो इसका बगल में जो है, ये जो है आयत नहीं होना चाहिए। देखिए इसका बगल में जो आयत हो गया, पहला गलत हो गया। तीसरा में देखिए दोस्तों, इसका बगल में आयत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब मेरे पास बचा है दो गो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी बचा है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी। तो इसको आप सही से मोड़िएगा ना दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही से मोड़िएगा तो थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा इसमें, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि आकृति 3D है, ठीक है, और स्क्रीन 2D है, तो इसमें तो हम मोड़ के दिखा नहीं सकते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए 81 की ओर देखिए दोस्तों, 81 में क्या कर रहा है, ये वाला आकृति देखिए, इस तरह आकृति किस में दिया हुआ है, तो हम तो पहला में ही देख रहे हैं, देखिए ये इस तरह आकृति दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए मिल गया ना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 82 की ओर चलते हैं, 82 में क्या कर रहा है, देखिए दोस्तों हम इस ये ट्रायंगल और इसके सामने वाला ट्रायंगल ये वाला, इसमें देखिए थोड़ा सा भाग छूटा हुआ है, थोड़ा सा भाग जो छूटा हुआ है ना, तो थोड़ा सा भाग को हम ले लेते हैं, एक सेकेंड दोस्तों, ये थोड़ा सा भाग को हम ले लेते हैं, देखिए दोस्तों इतना छूटा हुआ है। अब इसके बाद देखिए ऊपर एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन और चार, इसका मतलब इधर भी जो बाकी जो होगा दोस्तों, इधर एक दो
इधर 3 और 4, यानी 2 ट्रायंगल मेरे पास होगा, एक आधा होगा, ठीक है। 2 ट्रायंगल एक आधा, इसमें केवल 2 ट्रायंगल है, गलत हो गया, आधा भी चाहिए हमें। इसमें 3 ट्रायंगल है दोस्तों, गलत हो गया। इसमें 2 ट्रायंगल आधा, 2 ट्रायंगल आधा दिया हुआ है। अब बी और सी में छाटना। अब देखिए इसमें क्या करना है। यहाँ पर देख रहे हैं, एक चीज आपको इसमें दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है देखिए दोस्तों, इसमें जो है डबल दिया हुआ, इस तरह से हल्का सा देखिए आगे दिया हुआ है ना, जबकि इसमें जो है कहीं भी नहीं दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाए, इसमें कहीं भी है देखिए तो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। मिरर देखिए दिया हुआ है पी क्यू, ठीक है। आप पहले जी को उलटिए दोस्तों। तो जी तो पहले इधर आ जाएगा, तो जी इधर आएगा तो जी सब में है तो कौन सा बनेगा, ए तो पहले छटेगा दोस्तों, ठीक है। जी तो ऐसा कभी नहीं बनेगा, है ना। तो बी नंबर कट गया। अब मेरे पास देखिए एन, एन को उलटिए दोस्तों, तो एन को जब करते हैं दोस्तों तो इस तरह बनेगा, तो सभी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। भी उल्टेंगे तो भी उल्टेंगे दोस्तों, तो भी की तरह ही बनेगा, भी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसमें देखिए भी में उलट गया है, ठीक है, ये गलत हो गया। अब मेरे पास बचा है सी और डी बचा है दोस्तों। टी, टी को उल्टेंगे दोस्तों, तो टी को जब दर्पण में देखेंगे तो टी ही दिखेगा, कुछ उल्टा पुल्टा दिखेगा नहीं। इसमें देखिए टी देखिए उलट गया है, ठीक है, टी सेम दिखेगा, तो टी सेम दिखेगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा दोस्तों, इसका तुलना हम इससे करते हैं और इसका तुलना इससे कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा दोस्तों क्या किया, ये डी को जो है यहाँ लाया गया है, ठीक है, डी को यहाँ लाया दोस्तों, और डी को यहाँ ले गया है, और बाई को यहाँ से उठा करके जो है यहाँ लाया गया है, दिखा। तो यहाँ भी 3 को जो है यहाँ लेंगे, यानी 3 को यहाँ लेंगे, और यहाँ ये जो डी दिख रहा है ना, डी को हम नीचे ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं अभी है। अब देखिएगा, ये 6 और 8 में दोस्तों एक्सचेंज किया गया है, 6 और 8 में, यानी 6 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 6, तो यहाँ भी एक्सचेंज करे आता है, तो बाई की जगह पर ओ हो जाएगा, ओ की जगह पर बाई। अब मिला के पहले चेक करिए, इस तरह से कहाँ दिख रहा है, O3/D, O3/D, इसमें मिला दोस्तों O3/6 हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर O3 है या नहीं, गलत हो गया। O3D6 दिया हुआ, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे हमको करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 85 की ओर। ऐसे कितनी विषम संख्याएं जिसके ठीक पहले एक विषम संख्या, ऐसे कितने विषम संख्या है जिसके ठीक पहले जो है एक विषम संख्या, ठीक बाद एक सम संख्या। ये अपने मन से एज्यूम किए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, कुछ लिख सकते हैं, विषम संख्या इसीलिए है, यानी 2 विषम संख्या और एक सम संख्या चाहिए, है ना। तो 2 विषम संख्या एक सम संख्या, देखिए 2 विषम एक सम संख्या हो गया, ठीक है। और कहाँ है दोस्तों बताइएगा, 2 विषम विषम विषम, देखिए कहाँ है, 2 विषम संख्या एक सम संख्या हो गया, है ना। और कहाँ है दोस्तों बता दीजिए, देखिए 2 विषम संख्या एक सम संख्या हो गया, है ना। और कहाँ है दोस्तों, 2 विषम एक सम, यानी 4 गो बन रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। एक और कहीं छूट रहा है दोस्तों, एक और कहीं छूट रहा है, देखिए 1 3 6 एक और छूट रहा है, ठीक है, यानी 5 गो हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ना कि ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 91 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये क्वेश्चन ये तीसरा बार हर सेट मतलब ये 2 सेट में आ चुका है दोस्तों, 2 ने 3 सेट में आ चुका है, ठीक है, और तीनों में लगभग सेम रहा है, बिना बनाए हुए इसको हल कीजिएगा, ठीक है। कहता है एक कुकर का अंकित मूल्य 4 दुकान में पूछते हैं, जैसे हम कुकर लाने गए तो उसको 4 दुकान में पूछे हैं, ठीक है, और अंकित मूल्य सब दुकान में बराबर, यानी प्राइस जो जो उसमें लिखा हुआ प्राइस है सब में बराबर है, ठीक है। दुकान दुकान एक में कहता है कि अंकित मूल्य पर 46% और 62% का छूट मिलता है। दुकान 2 में कहता है 16% और 77% का छूट मिलता है। दुकान 3 में कहता है 74% और 54% छूट मिलता है। दुकान 4 में जो कहता है 12%, 98% और 86%। आपको ऐसे ही देख के लग रहा है दोस्तों कि दुकान 4 जो है सबसे अधिक छूट दे रहा है, तो जिसमें सबसे अधिक छूट देगा वहां हमें सबसे अधिक प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। जिसमें सबसे अधिक प्रॉफिट होगा तो उसका इसका मतलब कुकर का मूल्य सबसे कम होगा, यानी दुकान 4 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बनाना इसमें है ही नहीं था, ठीक है। अगर आपको मन करे दोस्तों फिर बनाइए, फिर आपको कम से कम 5 मिनट समय लगेगा तो बनाइए अपना, है कि नहीं, मेरा क्या जाएगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, कहता है पी जो है क्यू को 20% लाभ पर बेचता है। देखिएगा दोस्तों, पी एक क्यू है एक आर है दोस्तों, ठीक है। पी जो है क्यू को एक वस्तु 20% लाभ पर, तो पी का दाम मान लेते हैं कि 100 रुपया है, ये 20% लाभ पर बेचेगा मतलब 120 हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है क्यू उस वस्तु को आर को 72% हानि पर, यानी 120 में से जो है 72% हानि पर बेचता है, मतलब 72% हानि मतलब कितना हो दोस्तों बता सकते हैं, 28 बच गया ने, 28 बटा में 100 हो गया, ठीक है। इसको हल कर आता है दोस्तों 0 से 0, यानी 12 गुने 28 बटा में 10 बच गया। कहता है इसमें कह रहा आर ने जो है 4116 रुपया भुगतान किया है,
कितना भुगतान किया है, यानी इतना बराबर हो गया 4116 हो गया। ठीक है, तो कहता है वस्तु का कीमत कितना हुआ, यानी पी का दाम निकालना है, 100 का दाम निकालना है। तो बस निकाल दीजिए, यानी 4116 अब बटा में 12 गुना 28 गुना में 10 होगा दोस्तों, और गुना में 100 सीपी। इसको हल कर लीजिए, बस राइट आंसर है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 आप खुद बनाइएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। 94 का औसत निकालना है दोस्तों संख्या का, तो ए का मान निकालना है। ठीक है, जोड़ करके अपना 6.5 प्लस 10.6 प्लस में 19.7 प्लस में ए बटा में 4 बराबर में 14। राइट आंसर निकाल लीजिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 के क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 106 देखिएगा दोस्तों, 106 में क्या कर रहा है। यदि संख्या, जो संख्या दिया हुआ है प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ते हैं, तो सम में एक जोड़ सकते हैं, प्रत्येक विषम में 2 घटाते हैं, तो इस प्रकार बनी संख्या में से कहता है दाएं से पहला, दाएं से पहला इधर होगा दोस्तों, तो दाएं से पहला में कौन सा है, 2 2 सम संख्या है, और सम संख्या में एक जोड़ रहे हैं, तो 2 1 3, तो 3 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। उतना हमें करना ही नहीं था दोस्तों, केवल अंतिम में देखिए हो गया खत्म काम। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं तो एक एक लाइन में खत्म, अगर नहीं पढ़ते हो भाई तो फिर पूरा तो काम करना पड़ता है मैंने। अब यहाँ पर कम से कम 10 सेकंड से 20 सेकंड टाइम मेरे पास बच गया। क्वेश्चन नंबर 107 की ओर आते हैं दोस्तों। देखिएगा, 22 से एस में जाते हैं और एस से जो है एम में, चलिए एम से एस में जा रहे हैं, 13 6 19, यानी प्लस में जो है 6 हो रहा है, प्लस में 6 19 और 6 25 प्लस में 6 हो रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, 10 और 6 16 प्लस में 6 हो रहा है, और 16 6 22 प्लस में 6 हो रहा है। तो बस देख लीजिए कौन सा इसका होगा। देखिए 22 और प्लस 6 28, यानी बी का वैल्यू 28 होता है, प्लस 6 और 2 प्लस 6 8 हो रहा है दोस्तों। ठीक है, इधर देख लीजिए, 22 प्लस 6 करेंगे तो ई आएगा, ई प्लस 6 करेंगे तो के आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 108 की ओर चलते हैं। 6 बॉक्स दिया हुआ है, पी क्यू आर एस टी यू, एक के ऊपर एक रखा हुआ, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, 6 बॉक्स रखा हुआ है। कहता है टी को ऊपर से तीसरे स्थान पर, टी को जो है ऊपर से तीसरे स्थान पर 6 5 4 3 2 1, टी को जो है ऊपर से तीसरे स्थान पर, यानी कहाँ रहेगा टी, टी आएगा 4 पर आ जाएगा। ठीक है, कहता है टी और आर के बीच केवल 2 बॉक्स है, टी और आर के बीच, ऊपर तो कभी होगा नहीं क्योंकि 2 बॉक्स बीच में रहेगा, तो नीचे जब भी होगा तो टी और आर के बीच 2 बॉक्स हो गया। ठीक है, 2 बॉक्स दिख रहा है ना। ठीक है, कहता है क्यू को, अच्छा इसमें हम एक डायग्राम आप बनाए दोस्तों, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा समझने में आपको, अगर नहीं तो फिर जैसे मन करता है उसे कीजिए आप, है ना। तो यहाँ पर टी हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, कहता है क्यू को यू के ठीक नीचे रखा जाता है, क्यू जो है यू के ठीक नीचे, यानी यू के ठीक नीचे जो है क्यू रहेगा। ठीक है, कहता है पी और यू के बीच, पी और यू के बीच ठीक एक बॉक्स है, पी और यू के बीच ठीक ठीक एक बॉक्स है, लेकिन करा एस को जो है पी और यू के बीच ठीक एक बॉक्स है। ठीक है, कहता एस को जो है पी के ठीक ऊपर रखते हैं, एस को जो है पी के ठीक ऊपर, यानी एस को रखते हैं पी के ठीक ऊपर। अब देखिए दोस्तों, सब तो लिख दिए हम, है ना। यू को यहाँ पर इस तरह क्यू को यू लिखते हैं, तो यहाँ पर हम क्यू और यू लिख दें दोस्तों। आप देखिए यहाँ पर लिखे हैं तो इसमें लिखते हैं यू और क्यू कर देते हैं, देखिए दोनों में से कौन छटेगा, तो है ना। कहता है पी और यू के बीच एक बॉक्स है, देखिए तो पी और यू, अगर यू यहाँ है तो इसका मतलब पी यहाँ पर होना चाहिए था, क्या पी अपने मन से डाल दे, नहीं, ये तो पहला गलत हो गया, तो कौन सा दूसरा हो जाएगा, पहला गलत हो गया, दूसरा चलते हैं। तो पी और यू, यहाँ पर यू है, इसका मतलब यहाँ पर पी हो जाएगा, एक बॉक्स हो गया ने, है कि नहीं। अब कहता है एस को जो है पी के ऊपर, तो एस को ऊपर कर दिया, पहला डायग्राम सत्य हो गया। तो एस और क्यू के बीच, एस और क्यू के बीच कितना बॉक्स है, 1 2 3 बॉक्स है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 109 की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है 109 में, 12 प्लस 5 कर रहे हैं दोस्तों 17, यानी एल प्लस 5 करेंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए दोस्तों 3 प्लस 4 कर रहे हैं, लो यहाँ पर देखिए 7 प्लस 5 कर रहे हैं, इधर 5 प्लस 5 करें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पर 4 जुट रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 110 की ओर। ठीक है, ऐसा हम बता चुके सर बहुत बार, कम से कम एक आउट हो तो आप बनाइएगा नहीं, एक आप बना लीजिएगा दोस्त। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हल्का है, बड़ा भारी नहीं दोस्तों, बता चुके हैं, इसको भी हम आपके लिए छोड़ते हैं। 111 के ऑप्शन नंबर बी छोड़िए, इसको बताते हैं दोस्तों। ठीक है,
कहिएगा सब छोड़ देते हैं सर, क्या फायदा है। देखिएगा, प्लस का अर्थ दिया हुआ है माता, माइनस का अर्थ बहन दिया हुआ, इसी तरह सब दिया हुआ है। कहता है ई का टी से क्या संबंध है। अच्छा, माइनस का अर्थ क्या, तो माइनस का अर्थ बहन है, यानी जेड का बहन ई है, माइनस का अर्थ बहन सिस्टर हो गया। प्लस का अर्थ क्या है, माता, इसका माता हो गया, माता माँ, ठीक है। डिवाइड का अर्थ क्या है दोस्तों, पिता, यानी सी का पिता हो गया, फादर फादर। गुना का अर्थ पत्नी, यानी ये दोनों जो है पति पत्नी, तो इधर पति तो इधर क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा, ठीक है। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ई का जेड से क्या संबंध, यानी ई को जो है हम क्या कहेंगे, ई को टी, यानी टी जो है क्या बोलेगा, ठीक है, टी क्या बोलेगा। तो देखिए ई जो है पहले एक स्त्री है दोस्तों, ठीक है, और इसका जो है माता सी है, यानी इसका बेटी है, और इसका पिता है, ठीक है, और ये दोनों पति पत्नी है, समझ गए। इसका मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, यानी पुत्री का पुत्री है, ठीक है, पुत्री का पुत्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुत्री का पुत्री। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, ये कागज लिया है, कागज को बीच से काटा है, उसके बाद इस तरह से मोड़ दिया, तो मोड़ने के बाद ऐसा बना, फिर बीच से काटा है, इस तरह से मोड़ दिया है, उसके बाद यहाँ पर ए लिखा है, ठीक है, यहाँ पर 9 लिखा है। अब इसको पहले इधर से इधर खोलिएगा, तो ए चला आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए, ठीक है, और 9 जो है उलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, समझ गए दोस्तों। अब इसको फिर ऊपर से नीचे खोलेंगे, ठीक है, तब खोलेंगे तो 9 जो है फिर उलट जाएगा, मतलब ए 9 जो है उलट जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा दोस्तों, शायद ऐसे हो जाएगा, है ना, उलट के ऐसे हो जाएगा ना, ये जो उलट के ऐसे हो जाएगा, समझ गए बात को। अब देख लीजिए कौन सा होगा। तो हम तो देख रहे हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 9 जो है, देखिए 6 9, देखिए सेम टू सेम हो रहा है दोस्तों, देखिए तो 9, देखिए इस तरह है, देखिए एकदम सेम टू सेम, देखिए सेम टू सेम है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 12 के बाद 13 आते हैं, क्या क्या है दोस्तों 13 में, 17 गुने 3 करेंगे दोस्तों 51 होगा, 51 गुने 2 करते हैं 102 होगा, और इसमें प्लस में 15 जोड़ा गया है, ठीक है। अब जोड़ लिए दोस्तों, ऑप्शन पकड़ लिए, देख रहे हैं यहाँ पर 15 जोड़ा गया, देखिए तो नहीं, यहाँ पर 15 नहीं जोड़ा गया, यहाँ पर 15 तो जोड़ा गया है दोस्तों। अब इधर देखते हैं, 15 गुना 3 करते हैं, आप 45 गुना 2 कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है, पहला सही मिल गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा दोस्तों, 15 में से एक गया 14, 14 में से एक गया 13, 13 में से एक जाएगा 12, ठीक है, मतलब 19 और 4 23, 23 4 27, 27 4 आगे 31 हो जाता। क्वेश्चन नंबर तो 12, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 को आप लोग बनाइएगा दोस्तों, ये तो कर हल करना है, हल करने में तो आप लोग माहिर ऐसे भी हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 121 की ओर आते हैं। 121 देखिएगा, 121 क्या कर रहा है दोस्तों, इसको तोड़ना है दोस्तों, तो 5 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बटा में 4 का क्यूब, यानी कर सकते हैं इसको 5 बटा 4 का होल क्यूब और गुना में 2 बटा 3 कर सकते हैं। इसको हम पहले उलट देते हैं दोस्तों, यानी 512 बटे 343 करते हैं, ठीक है। तो 512 क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब और इधर में 7 का क्यूब, ठीक है, यानी 8 बटे 7 का होल क्यूब और गुना में कितना हो जाएगा 2 बटे 3। हम उल्टे क्यों दोस्तों, माइनस को हटाने के लिए, ठीक है, उलट दिए तो माइनस हट गया, पर माइनस हटा दिया हमने, ठीक है, गुना में हो गया। इसको कीजिएगा दोस्तों, तो सेम टू सेम रह जाएगा, 2/5 का स्क्वायर, ठीक है, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, यानी क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 बटा में 16 गुना में 8 के स्क्वायर 64 बटा में 49, और उधर 4 का बटा में 25 हो गया, ठीक है, समझ गए। 16 चौका 64, 25 से 25 गया, 4 चौका 16 बटा 49 इज राइट आंसर, 16 बटे 49 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 22 की ओर, 22 में क्या कर रहा है, सीफा है, एक सीफा है, कहता है किसी कार्य को 22 दिन में करता है, सीफा और आफिया मिलकर जो है 18 दिन में कर रहा है, सीफा आफिया और मरियम मिलकर जो है 9 दिन में कर रहा है, तो कहता है सीफा और मरियम कई दिन में करेगा। देखिएगा दोस्तों, भारी तो नहीं दिख रहा है, सिंपल था, ज्यादा नहीं दिख रहा है दोस्तों, आपको आपको दिखना चाहिए, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। हम सीफा को एस मानेंगे, आफिया को ए मान देंगे, और ये जो मरियम को एम करेंगे, ठीक है, ये चीज हम पहले बता देते हैं आपको। हाँ, तो एक है सीफा, सीफा जो है काम कर रहा है 22 दिन में, ठीक है, यहाँ पर दिन कर देते हैं नीचे, ठीक है। सीफा प्लस में आफिया, आफिया को हम ये करते हैं, ठीक है, काम कर रहा है 18 दिन में। सीफा प्लस में, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा हम जगह छोड़ते हैं ताकि आपको बेहतर लगे। सीफा और आफिया, सीफा प्लस में आफिया काम कर रहा है कई दिन में दोस्तों, 18 दिन में कर रहा है, थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं बस। सीफा, आफिया, और एक है दोस्तों कौन सा देख लीजिए, तो मरियम, एक है मरियम प्लस में काम कर 9 दिन में, तो 22 18 9 का एलसीएम कितना होगा बताइए दोस्तों, 22 18 9 का एलसीएम हो जाएगा 198 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा।
ठीक है, 18, 11 गुने 2 और 9 गुने 2, 11 99, ठीक है दोस्तों, हाँ ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हुआ, 198, यानी टोटल मेरे पास 198 काम है। देखिए दोस्तों, ये काम कितना करता है, 22 गुने कितना करेगा, 9 करेंगे 198 हो जाएगा। 18 कितना, 11 काम हो जाएगा इधर। इधर देखिएगा दोस्तों कितना काम करेगा, 22 काम करेगा। समझ गए बात को, देखिएगा केवल जो है सीफिया जो है, सीफा 9 काम करता है, 9 वर्क करता है। सीफा और आफिया मिलाकर जो 11 काम करता है। अगर सीफा को घटा देते हैं तो केवल आफिया कई काम करेगा, तो 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, तो आफिया जो है 2 काम करेगा। 11 में से 9 गया, 2 काम करेगा आफिया, डब्लू से वर्क कर दी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सीफा और आफिया मिलकर जो है 11 काम कर रहा है, सीफा आफिया और मरियम मिलकर जो है 22 काम कर रहा है। तो सीफा और आफिया को घटा देते हैं इसमें जो है, तो मरियम निकल जाएगा। तो 22 में से घटाएं 11, क्या बचेगा बताइए, तो 11 बचेगा, यानी मरियम जो है 11 काम कर रहा है। लीजिए सबका काम निकल गया, समझ गए बात को। अब कहता है सीफा और मरियम, देखिए सीफा सीफा जो है 9 काम कर रहा है, ठीक है, तो 9 काम करते हैं प्लस में मरियम, मरियम देखिए कई काम कर रहा है, 11 काम कर रहा है, तो 11 काम हो गया। तो 11 नो 20 काम, टोटल काम दिया हुआ 198, तो 198 को जो है 20 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 99 बटा में 10, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 123 की ओर चलते हैं दोस्तों। समान लंबाई के दो ट्रेन समानांतर पटरियों पर एक दिशा में 49 किलोमीटर प्रति घंटा और 31 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमे चलने वाली ट्रेन को 42 सेकंड में पार करता है, तो ट्रेन की लंबाई निकालना है। ट्रेन की लंबाई पहला तो बराबर है, और सापेक्षिक चाल क्या हो दोस्तों, सापेक्षिक चाल घट जाएगी, क्योंकि दोनों ट्रेन जो है एक ही दिशा में चल रहा है, ठीक है, एक ही दिशा में चल रहा है, तो घट जाएगा। तो 49 में से 31 जाए, कितना बचेगा दोस्तों, 49 में से 31 गया, 18 बचेगा, यानी सापेक्षिक चाल कितना हो गया, सापेक्षिक चाल है, सापेक्षिक चाल कितना हो गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। टाइम दिया हुआ 42 सेकेंड, तो यहाँ पर चाल निकल गया दोस्तों, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 42 सेकेंड, तो क्या यहाँ से जो है डिस्टेंस निकल जाएगा, तो डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए, हो गया। गुना में 42 कर देते हैं, 18 से 18 कैंसिल, 42 गुने 5 किए दोस्तों, कितना हो जाएगा, 4 5 20, यानी 210 हो जाएगा। ये दो ट्रेन की लंबाई 210 हुआ, तो एक ट्रेन की लंबाई कितना होगा बताइए, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 105 हो जाएगा एक ट्रेन की लंबाई, क्योंकि दोनों ट्रेन की लंबाई जो है बराबर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 124 देखते हैं दोस्तों, 3 खरीदे और 2 मुफ्त पाए, तो डिस्काउंट कितना हुआ, 2 मुफ्त पाए यानी 2 और 3 और 2 5, गुना में 100 हो जाएगा, कितना 20 पचे 100 और 20 दूना 40, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा दोस्तों, पिछले वर्ष एक कार का मूल्य 7,50,000 था, मूल्य में 15% की वृद्धि हुआ, तो नया मूल्य क्या हुआ, इसमें खाली 15% बढ़ा दिए, जो आएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बता दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 136 की ओर चले। पहले इसको काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल मेरे पास कितना है दोस्तों, टोटल मेरे पास आ गया 12, टोटल आ गया 12। तो 12 को या तो 3 के फॉर्म में तोड़े, चाहे 4 के फॉर्म में, चाहे 6 के फॉर्म में, तो पहले 3 के फॉर्म में तोड़ते हम हैं, ठीक है। सब में एफ दिया हुआ, एफ दिया हुआ, डी दिया हुआ, डी दिया हुआ है, ठीक है। तो बताइए क्या करें दोस्तों, बताइए हम क्या करें, इसमें बता दिए आप ही पहले। तो पहले हमें इसमें पहले एफ रखते हैं दोस्तों, पहले अगर एफ नहीं काम करेगा तो हम डी धर देंगे, है ना। पहले हम एफ रखते हैं, तो डी एफ एफ, ये 3 के फॉर्म में, तो 3 को डी एफ एफ, फिर देखिए डी एफ एफ, ठीक है, डी एफ एफ, सब बैठ गया दोस्तों, लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एफ एफ डी एफ एफ, देखिए एफ एफ डी एफ एफ, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है, ये दोनों के गुना कीजिए पहले, 27 गुना 3, 27 गुना 3 कितना हो दोस्तों, 81, और 81 में जो है 5 से गुना कर दिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 405 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए, 24 गुने 5 कीजिए, कितना होगा 120, और 120 को 5 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 600, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। के का कोड वर्ड 11, 11 प्लस 2 13, और 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 4 20 हो गया, और 20 प्लस 5 25 हो गया, तो अब 6 होगा दोस्तों, ठीक है। तो 22 के बाद 6 करने आता है तो क्या होगा, ई हो जाएगा। ई देखिए सब में दिया हुआ है, थोड़ा सा बैड मिस्टेक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ई का होता है 5, 5 में 4 जोड़ते हैं तो 9 आता है, 9 में जो है 4 जोड़ते हैं 13, 13 में 4 जोड़ते हैं 17, 17 में 4 जोड़ते हैं 21, 21 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 25, यानी 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ई बाई कहाँ है, ई बाई जो है एक ही में दिया हुआ, ई बाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों,
कहता ए का विपरीत क्या हो जाएगा। देखिए देखिए ए और ए दोनों जो है सेम फलक पर है, जब सेम फलक पर होता है ना तो बाकी सभी उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो सी का अपोजिट जी होगा और बी का अपोजिट एफ हो जाएगा। तो इसमें अब क्या बच गया देख लीजिए, इसमें कौन सा वर्ड छूटा हुआ है, तो जो छूटा हुआ वही आंसर हो जाएगा। इसमें ए बी सी डी छूटा हुआ है दोस्तों, देखिए तो डी छूटा हुआ है ना, डी तो इसमें है ही नहीं पहले। ई छूटा हुआ, ई छूटा हुआ, देखिए तो ई हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो छूटा हुआ आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा दोस्तों। कहता है स्वर व्यंजन पर आधारित नहीं है, भिन्न को छाटना है, क्या कर रहा है देख लीजिए। एक्स और टी देखे दोस्तों क्या हो रहा है, 20 4 24 प्लस में 4 हो रहा है, इधर 6 प्लस में 5 11 हो रहा है, इधर देखिए 4 का अंतर, इधर भी देखिए 4 का अंतर, तो 5 का अंतर हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज, ठीक है। इधर देखिए 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4, एक मिनट फिर से करते इसको, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट कर देंगे। पहले एक त्रिभुज होगा दोस्तों, है ना, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला बड़ा 4 हो जाएगा, हो गया। अब इधर आते हैं, 4 के बाद इधर 5 हो जाएगा, 5 के बाद 6 हो जाएगा, एक बड़ा वाला हो जाएगा 7। अब कोई नहीं हो रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 41 का ए। लेकिन 41 का सी दे रहा दोस्तों, और कौन सा छूटा है देख लीजिए थोड़ा सा, ने कुछ छूटा हुआ है लगता है। एक बड़ा वाला दोस्तों, बड़ा वाला छूट चुका है, सॉरी, बड़ा वाला, एक सबसे बड़ा वाला, यानी 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए दोस्तों। कहता RETAINED को ENIATERD लिखते हैं, ठीक है। और इसको जो इस तरह से लिखते हैं, तो कहता इसको जो है कैसे लिखेंगे। देखिए इसमें क्या किया गया दोस्तों, ठीक है, इसमें पहले देखिएगा। RET, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ RET दिख रहा है दोस्तों, RET इस तरह से लिखा हुआ है, एक छोड़ करके लिखा हुआ है। तो FIR, एक छोड़ के FIR कहाँ है देखिए, एक छोड़े तो FIR यहाँ तो मिल गया दोस्तों, दूसरा में है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में भी नहीं है, चौथा भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143, ये आप बनाइएगा दोस्तों, दो हम बता चुके हैं, ठीक है। तो एक कम से कम है ना, आपके लिए छोड़ते हैं एक दोस्तों, तो प्लीज आप एक जो है बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 43 का। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते दोस्तों 144 की ओर, क्या कर रहा है, दो घट रहा, 18 में से 2 गया 16, 16 में से 2 गया 14, फिर अभी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी एल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, 12 में से 10 गया, 12 में से 2 गया 10, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा, मतलब एफ हो जाएगा। एल और एफ, एल एफ कहाँ है दोस्तों, एल एफ यहाँ है और यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। बाई को देखते हैं, बाई में से 2 गया कितना डब्लू बचेगा, और डब्लू में से 2 गया तो यू बचेगा, और यू में से 2 गया तो क्या बचेगा दोस्तों, एस बचेगा। तो एल एफ एस, एल एफ एस देखिए ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। GL और BAL, ग्लोबल को लिखते हैं इस तरह से, ठीक है, अब फॉरेस्ट को लिखते हैं इस तरह से, तो कहता है इम्पैक्ट को क्या लिखेंगे, कि इसमें क्या किया गया है दोस्तों, क्या यहाँ पे जी का उल्टा क्या होता है, जी का उल्टा टी होता है, और टी में 2 जोड़ दिया गया था, टी का 20 होता है प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 22, देखिए 22 लिखा हुआ है। एल का उल्टा क्या होता है दोस्तों, ओ का अर्थ होता है 15, 15 में 2 जोड़े कितना हो जाएगा 17, देखिए 17 लिखा हुआ है, ठीक है, सब वैसे ही किया गया है। तो आते हैं दोस्तों इसमें, आई का उल्टा क्या दोस्तों, आई का उल्टा बता दीजिए। आई का उल्टा आर होता है ना, आई का उल्टा आर, आर का कोड वर्ड 18 होता है, इसमें 2 जोड़िए प्लस में 2 तो कितना हो जाए 20, 20 देखिए दिया हुआ है, ठीक है, समझ गए बात को। 20 यहाँ भी है दोस्तों। एम का उल्टा होता है दोस्तों एन, एन का कोड वर्ड 14 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 16, 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, ये देखिए एक कट गया, 16 तो यहाँ भी दिया दोस्तों। पी का उल्टा दोस्तों, पी का उल्टा बताइएगा, पी का उल्टा क्या होता है, पी का उल्टा पी, पी के होता है ना, तक के 11 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 13, 13 देखिए यहाँ पर है, ये 12 दिया हुआ, कट गया 12 वाला, है ना, 13 देखिए यहाँ भी दिया हुआ है। ए का उल्टा होता है जेड, जेड का 26, 26 प्लस 2 कितना होता है 28, 28 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो मैथ रीजनिंग का सेक्शन जो है दोस्तों समाप्त हो गया, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आता है दोस्तों, तो आपसे एक निवेदन है कि एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। आप कोई भी चैनल पर देखते होंगे दोस्तों, कोई भी जो है पूरा सेट जो है नहीं करा रहा है, केवल जो जीके जीएस करवाता है, बाकी नहीं करवाता है, लेकिन आप लोग के डिमांड पर ही दोस्तों कि सारा हम पूरा सेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इतना तो मेहनत करें दोस्तों, तो कम से कम आपके द्वारा जो है एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब के दोस्तों हमें भी मोटिवेट कीजिए, और आपका भी भगवान की कृपा हो और आप लोग का मेहनत हो, दोनों होता है दोस्तों, जल्द ही सफल आप लोग भी होइएगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।